पे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं। तो बाबू मैं आप लोगों से सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर आज इस मेरे क्लासेस में जुड़ रहे हो, मेरे साथ अपने सीए कोर्सेज की शुरुआत कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ मेरे ऊपर पूरा भरोसा आपको होना चाहिए कि यस, वी हैव selected a right person, we have selected a right mentor to guide ourselves। सबसे पहला चीज बच्चा भरोसा होना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चा, बाहर में ना दिखावा बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बट स्टिल व्हाट आई फाइंड इज द मिसिंग, द ट्रू एजुकेशन इज स्टिल मिसिंग, जो मैं देख पाता हूँ, है ना। चकाचौंध में दिखावे में नहीं फंसना है बच्चा। यहाँ पे स्मार्ट वो है जो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम में बैठा और अपने एग्जाम को क्लियर करके निकल गया। याद रखना बच्चा, यहाँ पे स्मार्ट वो है। यहाँ पे स्मार्ट वो नहीं है जो पटना से पढ़ने दिल्ली चला गया, जो पटना से पढ़ने मुंबई चला गया और जा करके एट द एंड ऑफ द डे फिर पास नहीं होता, फिर घर आता है, सेल्फ स्टडी करता है और तब फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होता है। ठीक है बच्चा, याद रखना, इन दिस कोर्स अटेम्प्ट मैटर्स, अटेम्प्ट मैटर करेगा। जितना जल्दी बनोगे उतना बेहतर जियोगे, है ना, उतना लंबा अच्छे तरीके से एक लैविश लाइफस्टाइल जी पाओगे, उतना बेहतर, उतना लंबे दिनों तक मतलब इस रेस को आप अपने कंट्रोल में रख पाओगे। जितना लेट बनोगे, दिक्कत क्या होगा बाबू, लेट बनने से फिर वो जो एक चार्म होता है ना इस कोर्स का, वो चार्म आपका खत्म हो जाएगा, है ना। टाइम बीत चुका होगा, फिर ढेर सारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, बहुत सारी चीज़ें, फिर आपको फिर मज़ा नहीं आएगा उतना। बाबू, आई हैव क्लियर्ड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री इन 2014 and it is already now I have gone through 7 years, you can see it is to 2021 and it is already 7 years. And yes, I can say that I have left that I have leave the life which a chartered leaves। ओके मैंने उस जिंदगी को जिया है। इनफैक्ट आई वॉज द वेरी यंगेस्ट वन व्हेन आई हैव क्लियर्ड माई डिग्री। तुम लोग अगर कभी मेरे क्या कहते हैं उसको, फेसबुक वगैरह पे अगर कभी मेरे जाओ, जो भी बच्चे जुड़े हो, तो यू विल सी द पिक्चर्स ओवर देयर, अटेंडिंग क्लासेस ओवर देयर। सो आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई हैव गॉट द डिग्री। जानते हो बच्चे, बहुत ही मतलब एक फनी सा एक बात है कि होता क्या था कि जब मुझे मिला था ना, इट वॉज 2014 and I was only I think 23 or 24 years old at that time। So when I got the degree, most of my friends they were also not believing the fact that this person has qualified, है ना, विश्वास ही नहीं कर पाते थे। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते थे जहाँ मैं पहुँचता था, दे इवन डोंट बिलीव दैट ही इज़ दी वन हु इज़ अ चार्टर्ड, है ना, नहीं बिलीव करते थे। इनफैक्ट मैंने देखा है, मैं बहुत सारे अपने बच्चों को कभी कभी पढ़ाने में ही रह जाता हूँ। मैंने पिछले कई बैचेस में बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला भी नहीं दैट आई एम अ चार्टर्ड। हाँ, मोटिवेट करता था इस कोर्सेज के लिए, उनके रुझान को, उनके दिलचस्पी को हर रोज़ बढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को बोल नहीं पाता था, है ना। तो लेकिन फिर भी मैंने जितना भी आप लोग को मोटिवेट किया है, उस मोटिवेशन के कारण आज मैं यहाँ पे अपने बहुत सारे बच्चों को देख पाता हूँ, और वो लोग इतने ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होकर के जब क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबू आपसे कई गुना ज़्यादा ना मेरी हो जाती है ना। ताकि हम लोग अगर साथ मिले हैं, साथ जुड़े हैं, तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा मोटिव होना चाहिए बाबू, टू क्लियर इट इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। याद रखना बाबू, हम लोग हमेशा लाइफ में जुड़े रहेंगे और हम लोग ना हमेशा इस चीज़ को प्लान करेंगे कि कैसे क्लियर करना है, क्या करना है। याद रखना, यहाँ पे तुरंत में निकल जाना बड़ी बात नहीं होती। एक बार बैठो क्लियर करो, फिर बैठो क्लियर करो, फिर बैठो क्लियर करो, प्लान करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, एग्जाम फाइट करो, कहानी खत्म करो, आगे बढ़ते चलो, है ना। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चे जो मैंने फेस की हैं, है ना। अब बिकॉज आई हैव सीन फेलियर्स, आई हैव सीन सक्सेस, सो आई कैन गाइड यू वेल इन बोथ द केसेस। फेल भी हो रहे हो तो भी मैं गाइड कर रहा हूँ, पास भी हो रहे हो तो भी मैं गाइड कर रहा हूँ। तो बाबू, आज से हम लोगों ना अब मतलब समझो कि एक प्रण टाइप का लेना होगा, एक ओथ टाइप का लेना होगा, है ना। आप लोग अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग एक ओथ लो कि मैं, है ना, जैसे आप, मैं अभिजीत कुमार, वहाँ पे आप जानवी हो, अनामिका है, अरुण है ना। एक ओथ लो कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टिल आर एग्जामिनेशन विच इज़ गोइंग टू बी conducted in November 2021 or December 2021, ठीक है, we are going to be very much devoted, we are going to be very much passionate for this course, है ना। you have to take an oath, मेरे साथ साथ जरूर ओथ लो बाबू, एक शपथ लो, है ना। और आ जाओ, लगते हैं इस कोर्स में, देखते हैं इस कोर्स में क्या मज़ा है। बाबू मैं कहता हूँ कि इस कोर्स में सच में जान नहीं है। अगर आप सीए क्लियर करने के लिए आप उतरे हो ना, तो बाबू विश्वास मानो, फिर सीए सीएमए जो है ये आसान है ना। द मोस्ट डिफिकल्ट वन इज सीए,
क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, दे हैव क्लियर्ड सीएस, दे हैव क्लियर्ड सीएमए, बट दे आर स्टिल गिविंग देयर फाइनल एग्जामिनेशंस ऑफ सीए। सीएस हैं, सीएमए है, उनसे मैं पूछता हूँ कि दोस्त क्यों इतने परेशान हो, कहता एक ही मलाल रह गया जिंदगी में, मैं सीएस बन चुका हूँ, मैं सीएमए बन चुका हूँ, बट फॉर लास्ट 2 years, लास्ट 3 years आई एम रेगुलरली गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ सीए एंड स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर फॉर मी, है ना। तो उनके मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीएस कम बेटर है, नहीं, सीएमए कम बेटर है, नहीं बच्चे, दीज 3 courses आर इक्वली बैलेंस्ड। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि पूछ ज़्यादा होता है सीए वालों का, उससे थोड़ा सा मतलब 19-20 का अंतर है ना। और वो 19-20 बाबू मतलब समझो कि जितने भी जनरल, जितने भी लोकल कोर्सेस हैं, उस लोकल कोर्सेस के औकात के बाहर की बातें होती हैं, है ना। उनसे कई गुना बेहतर और कई गुना आगे की ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग को मेहनत करना होगा यहाँ पे, एक साथ मिल करके यहाँ पे हम लोग को रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करने होंगे। उधर अकाउंटेंसी स्टार्ट हो चुका, उस अकाउंट से क्लास में आप लोग को रेगुलर रहना होगा, है ना। आने वाले दिनों में अब आप लोग बता दो, अगर आप लोग रेडी हो तो आपके लिए मैं मैथ्स स्टैट से स्टार्ट करवा देता हूँ। आप लोग को ये डिसाइड कर लेना है कि क्या अब आप लोग उस जोन में आ गए हो कि मैं मैथ स्टैट्स का भी लोड आपके ऊपर बढ़ाऊं, क्योंकि बाबू काम करना पड़ेगा, अभी से लेकर रेगुलर काम करना पड़ेगा हम लोग को नवंबर तक, तब जा कर के हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना देख सकते हैं, है ना। वैसे मैंने बाबू एक बार जिक्र किया था अपने पिछले क्लास में, और ना एक बार और आप लोग को रूबरू कराता हूँ। मेरे जितने भी यहाँ पे सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं और जितने भी मेरे यहाँ पे सीएस वाले बच्चे हैं, बाबू आप लोग को बताते हुए मुझे बहुत ही आज प्रिविलेज जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप जैसे जूनियर्स जुड़ते हो, है ना। बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ गाइड, मैं जब गाइड करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अपना टाइम याद आता है। तो बच्चे याद रखना, यहाँ पे कुल मिलाकर के सीए और सीएस फाउंडेशन की अगर बात करते हो तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अकाउंट्स है, ठीक है, सिर्फ सीए वालों का अकाउंट्स है 100 मार्क्स का, ध्यान रखना। सीए वाले आपके लिए अकाउंट्स 100 मार्क्स का है पहला। लेकिन यही अकाउंट्स के साथ याद रखना, सीएस वाले आपका ऐड हो जाता है यहाँ पे ऑडिट, आपका ऐड हो जाता है ऑडिट। और तब ऐसे केस में सीएस वाले आपका ये 100 मार्क्स का पेपर 70 मार्क्स का बन जाता है, और ये ऑडिट 30 मार्क्स का एक पेपर, सीएस आपका क्लियर हुआ। बच्चे ध्यान देना, दूसरे पेपर की अगर बात आप करते हो तो मेरे जितने भी सीए वाले बच्चे हैं, आपके लिए याद रखना दूसरा पेपर जो है वो लॉ है ना। इस लॉ के साथ बाबू आपको थोड़ा बहुत कहानी जो है वो कम्युनिकेशन का भी समझना होगा, लॉ और कम्युनिकेशन, ठीक है। ये लॉ आपके एग्जाम में 60 मार्क्स का पूछा जाएगा और ये कम्युनिकेशन आपके एग्जाम में 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। बाबू दोनों जो है ये सब्जेक्टिव है, ध्यान रखना जितने भी मेरे सीए वाले बच्चे हो, ये आपका लॉ और कम्युनिकेशन सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जितने भी मेरे सीए वाले बच्चे हो, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अकाउंट्स का जो पेपर होगा ये भी आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव होगा। सीएस वाले आप याद रखना कि आपके एग्जाम में सारे पेपर एमसीक्यू होते हैं, सीएस वाले आपके एग्जाम में पेपर सब्जेक्टिव नहीं होते, आपको लिखना नहीं है वहां पे एग्जाम में, you have to tick out most of the question. Yes, few of the questions will be there in accountancy. In that questions you have to draw some balance sheet, you have to draw something which your examiner is asking, but in most of the cases या फिर यूं कह लो सीएस वाले कि आपके एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू है ना। 60 to 70% क्वेश्चन आपको एमसीक्यू दिखेंगे, तो आपका एग्जाम कंपैरेटिवली सीए वालों से थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे बच्चा। बाबू सीएस वाले जितने भी हो आप भी ध्यान रखोगे कि आपके एग्जाम में भी बाबू ये लॉ जो है ये 60 मार्क्स का ही वेटेज रखेगा बाबू। हाँ, बस ये 60 मार्क्स में ना आपके 2 एक्ट बढ़ जाएंगे। सीए वालों का कॉमन एक्ट आपको पढ़ना है, आपको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, सीएस वालों आपको भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, आपको भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको भी एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, इसके बाद कंपनीज एक्ट पढ़ना है। ये 5 सीएस का कॉमन है बाबू। इसके अलावा जो 2 नया आप कह लो एक्ट जुड़ जाता है सीएस वालों के लिए, वो एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और बच्चा एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना। ये 2 नया एक्ट जुड़ जाता है सीएस वालों के लिए। 60 मार्क्स का, 40 मार्क्स का सीएस वाले आपके एग्जाम में भी कम्युनिकेशन की बातें पूछी जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान आपको ये भी रखना होगा बाबू, अगर तीसरे पेपर की तरफ बढ़ते हो तो देखो ना, ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ बीसीके है। सीए वाले बच्चे आपके एग्जाम में, सीए वाले याद रखना, ये पेपर प्योरली ऑब्जेक्टिव है। ये पेपर जो है बाबू ये प्योरली ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको यहाँ पे एमसीक्यू टाइप जवाब देना होगा इस पेपर में, इकोनॉमिक्स और बीसीके में।
हाँ, यहीं पे ध्यान रखना होगा मेरे सीएस वाले बच्चों का कि बाबू आपके एग्जाम में भी ये इकोनॉमिक्स जो है ये प्योरली आपका क्या है बाबू, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। हाँ, सीएस वाले आपके एग्जाम में बीसीके नहीं होगा, आपके एग्जाम में इस बीसीके के जगह पे बाबू थोड़ी बहुत बातें मैनेजमेंट की हो रही होंगी, थोड़ी बहुत बातें मैनेजमेंट की हो रही होंगी, बिजनेस स्टडी की। आपको याद होगा बाबू, आपने बिजनेस स्टडी में वो क्या कहते हैं, वो जो 5 प्रोसेस होते हैं जो हमारा प्लानिंग से स्टार्ट होता है, प्लानिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, हाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, नहीं हाँ स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, है ना। तो आपको ये पढ़ना है, सीएस वाले ध्यान रखना है, मैनेजमेंट में आपको ये सारी चीजें आपको वहाँ ध्यान रखनी है, आपके लिए बीसी के नहीं है, ठीक है। हाँ, आपके एग्जाम में सीएस वाले याद रखना, ये 70 मार्क्स का इको होगा और मैनेजमेंट 30 मार्क्स का होगा बाबू, कुछ इस तरह से अपने सिलेबस को ध्यान रखना। ये प्योरली आपका सीएस वाले, प्योरली आपका ये बीसी के, और बीसी के कह रहा हूँ, मैनेजमेंट और इको जो होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, कहीं पे भी सब्जेक्टिव की कोई दर्शन नहीं होगी यहाँ पे, प्योरली ऑब्जेक्टिव, 100% ऑब्जेक्टिव, है ना। लॉ जो है, कम्युनिकेशन जो है बाबू 100% ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन में बस आपको लिखना पड़ेगा, सीएस वाले आपको भी यहाँ पे लेटर लिखना पड़ेगा, जो आप सुबह के क्लासेस में सीखते हो वो आपको भी लिखना पड़ेगा, सीए वाले बच्चों को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट सीएस वाले आपको भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, कुछ कुछ बैलेंस शीट वगैरह वो बनवाएगा, है ना, जैसे आप आगे चल के या फिर शायद आप अमालगमेशन पढ़े हो तो परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन ये सब आपसे भी करवाएगा। सीए वालों से तो ये पूरा पेपर ही सब्जेक्टिव है, ठीक है। लास्ट पेपर हमारा आ जाता है बच्चा पार्टी, मैथ्स और स्टैट्स। जरा ध्यान देना, मैथ्स, स्टैट्स एंड रीजनिंग, मैथ्स, स्टैट्स एंड रीजनिंग। इसमें ध्यान देना, ये मैं सीए की बात पहले कर रहा हूँ, सीए वाले आपके एग्जाम में ये भी पेपर ऑब्जेक्टिव है, प्योरली ऑब्जेक्टिव, लेकिन इस मैथ्स को, इस स्टैट्स को बनाने के लिए आपको साइड में रफ करना पड़ेगा, है ना, आपको साइड में रफ करना पड़ेगा। तो बाबू अगर रफ करना पड़ रहा है इसका मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, तब आप सही आंसर टिक मार पाओगे। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव कह लो इसको, इसमें आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। याद रखना बाबू, मैंने मैथ्स का सबसे बेहतर फैकल्टी चूज करके मैंने आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा पेपर होता है जहाँ पे हम सीए और सीएस दोनों के बच्चे हम लोग यहाँ फंस जाते हैं, है ना। साथ में सीएमए के भी अगर कोई बच्चे, तो हम लोग सब लोग यहीं फंस जाते हैं बाबू, मैथ स्टैट्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 10th के बाद मैथ्स से पीछा छुड़ाने के लिए ही कॉमर्स में आते हैं, और फिर से मैथ्स आता है तो थोड़ा परेशान कर देता है, और इस बार मैथ्स जो है वो बमंडर तरीके से आता है। जो 11th के मैथ्स हैं वो सारी चीज़ें, लिमिट्स, कैलकुलेशन, है ना, सेट, फंक्शन, ये सारी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्रोबेबिलिटी एकदम पूरे फुल रूप में आता है, अपने पूरे मतलब आप कह सकते हो अपने पूरे होशो हवास में आता है, और आपके होशो हवास को उड़ाता है। तो इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, सीएस वाले आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है कि आपके एग्जाम में मैथ्स नहीं, सीएस वाले आपके एग्जाम में बाबू मैथ्स नहीं, आपके एग्जाम में प्योरली स्टैट्स, कहानी प्योरली स्टैट्स की है। सीएस वाले आपके एग्जाम में रीजनिंग नहीं, है ना। सीएस वाले याद रखना, आपके एग्जाम में रीजनिंग की कोई बात नहीं है, आपके एग्जाम में स्टैट्स की बातें पूछी जाती हैं, मैथ्स नहीं पूछा जाता, रीजनिंग नहीं पूछा जाता। सीए वाले आपके एग्जाम में मैथ, स्टैट्स, रीजनिंग तीनों पूछा जाएगा। तो कुल मिला के बाबू ये 4 पेपर, और हम दोनों के लिए ये चारों का चारों पेपर 400 मार्क्स का, है ना, 100, 100, 100 और 100, 400 मार्क्स का। अब इस तरह से जब 400 मार्क्स की बात करते हो तो क्राइटेरिया दो होगा पास होने का, बड़े अच्छे से ध्यान रखना। पहला क्राइटेरिया, वी हैव टू स्कोर 40% इन ईच सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में 40% स्कोर करना पड़ेगा। अकाउंट्स के भी सर आपको पिछले क्लास में थोड़ा बहुत हिंट किए होंगे, बताए होंगे, है ना। साथ ही साथ बाबू एग्रीगेट में आपको 50% भी लाना होगा, मतलब ओवरऑल 400 में 200 भी होना चाहिए, और सब पेपर में 40-40 भी होना चाहिए। तो इसलिए बाबू किसी एक दो पेपर को पकड़ के तोड़ देना पड़ेगा, कि अगर वो एग्जाम में आए तो उस पेपर में अगर 100 मार्क्स का वो पेपर आ रहा है तो 80 नंबर से कम नहीं है ना। हालांकि सीए के एग्जाम में 90, 95, 100 में 100 लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कम आता है। ऑल इंडिया रैंक 1-2 जो होते हैं उसी को आप देखोगे 90, 95 आते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मैंने नहीं देखा, है ना, बहुत कम ही लोगों को मैंने देखा है फुल मार्क्स ऑब्टेन करते हुए। तो 90-95 में यहाँ पे रैंक होल्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, यहाँ पे हम लोग को एक पेपर को पकड़ के तोड़ना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से बच्चा पार्टी, अगर वो पेपर आप देखो तो दो ही वो ऐसा पेपर हो सकता है जिसको आप पकड़ के तोड़ सकते हो बाबू। पहला पेपर अकाउंट्स, क्योंकि आप सब लोगों ने इस अकाउंट्स की बातें 11th में भी की हैं, 12th में भी की हैं, सेम 11th 12th, बस 2-3 चैप्टर नया, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, ये 2-3 चैप्टर नया, बाकी सारी की सारी बातें सेम 11th 12th वाली। या तो आपको प्रैक्टिकल पसंद है तो इसको तोड़ दो बाबू, अगर आप में से किसी को थियरी पसंद है तो बाबू आपके लिए सबसे अच्छा मौका है ये इकोनॉमिक्स, सबसे आसान सा पेपर होता है, इसको तोड़ दो पकड़ के, ये 100 नंबर का पेपर।
अगर इन सारे चीज़ों को पकड़ के तोड़ लेते हो बच्चे, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप एग्रीगेट वाले झंझट में नहीं फंसोगे। मान लो सब में 40-40 भी आ गया ना, तो 40-40 अगर सिर्फ लाते हो तो 160 ही होगा, तो एक पेपर आपका इतना बढ़िया मार्क्स दे करके जाएगा कि वो आपका एग्रीगेट 200 वाला झंझट पूरा कर जाएगा, है ना। तो ये सारी कुछ बातों का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। बाबू आज के क्लास में हम लोग एक बार फिर से अपने इकोनॉमिक्स की कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आ जाओ आप सारे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से जुड़ना और इस शपथ के साथ जुड़ना कि हम लोग 3 हो 4 हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि बाबू मैं अपने तरफ से 100% लॉयल रहने वाला हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट की सारी बातों को बताऊंगा, है ना। बाबू मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए इसलिए अरेंज किया है क्योंकि मुझे आप सारे कुछ बच्चों में दिखता है कि दैट यू ऑल आर केपेबल ऑफ हैविंग दैट सर्टिफिकेट, हैविंग दैट प्रीफिक्स बिफोर योर नेम, है ना। आप लोग केपेबल हो उस प्रीफिक्स के लिए। यू आर केपेबल ऑफ नोन एज सी एस जानवी, यू आर केपेबल ऑफ नोन एज सी ए अनामिका, यू आर केपेबल ऑफ नोन एज सी एस अरुण। आई थिंक अरुण यू हैव सेलेक्टेड सी एस कोर्स ना। अरुण यू हैव सेलेक्टेड सी एस CA, okay. So then CA Arun. Okay, same as Harsh, if he has selected CS or C, yes, CS. So definitely, I know that you all are capable of having that prefix before your name. और उस प्रीफिक्स को लगाने के लिए बाबू ना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 20 घंटा पढ़ो, 22 घंटा पढ़ो, बस एंड ऑफ द डे अपने आप से पूछो ना कि क्या आज मैंने अपने नाम के आगे वो जो प्रीफिक्स लगाने का सपना देख रखा है, मैंने क्या आज उस प्रीफिक्स के लिए कोई बेईमानी तो नहीं की ना। अगर अंत में रात में जवाब आता है कि नहीं भाई तूने बेईमानी नहीं की है, तूने अपना, तू जितना कर सकता था तूने किया है ना, तूने अपना 100% डिवोशन दिया है, तू 100% सिंसियर रहा है क्लासेस के दौरान, तो बिल्कुल वो बिल्कुल क्लियर होंगे बच्चे आपके, है ना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ, आई एम केपेबल ऑफ क्लियरिंग इट, तो आप लोग तो यार तोप हो, फोड़ दोगे आप लोग इसको तो, है ना। अगर मेरे जैसा इंसान क्लियर कर सकता है, शैतान नालायक शरारती इंसान, तो अब वो आप लोग तो बहुत अच्छे हो, है ना। देखता हूँ आप लोग को, देखता था क्लासेस में आप लोग पढ़ते थे, है ना। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो आ जाओ बच्चा, हेडिंग लगाते हैं इकोनॉमिक्स। सी और सी एस में क्या इंट्रोड्यूस कर दे बाबू, बोलो। देखो बच्चा, दोनों जो कोर्सेस हैं ना, अगर ये बात हमसे तुम पूछ रहे हो अरुण कि सीए और सीएस की बात अगर आप करते हो, तो एक छोटी सी बात जानो अरुण कि आज के डेट में हमारा ये जो देश है भारत, या फिर पूरा ये जो संसार है, इस पूरे संसार में जितने भी कंट्रीज है, मोर देन 250 कंट्रीज बाबू, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ट्रेडिंग विथ ईच अदर, है ना। आप लोग सुने होंगे ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का समय है, ट्रेड हो रहा है बहुत ज्यादा। बाबू एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है। खैर दूसरे कंट्री की बात अभी छोड़ो, अभी क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। आप लोग को याद है ना, जब दूसरे इकोनॉमी से ट्रेडिंग नहीं होता है तो उस इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा। बाबू अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं। अपनी इकोनॉमी में भी जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो हर कंपनी को, जो कोई भी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, बच्चा पार्टी, इफ अ कंपनी इज अर्निंग मोर देन 10 करोड़ इन एन एनुअल बेसिस, अगर 10 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है ना, अगर 5 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, दैट कंपनी हैज टू कीप देयर अकाउंट ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बात को समझो, है ना। कोई भी कंपनी अगर 10 करोड़, 5 करोड़, 5 ही करोड़, मैं एकदम छोटे कंपनी की बात कर रहा हूँ बाबू, याद करो हम लोग पढ़े हुए हैं कि 5 करोड़ स्मॉल बिजनेस, है ना। आप लोग को मैंने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाया, पता नहीं आप में से कितने बच्चे याद रखे हो मेरी इस बात को, कि 5 करोड़ या उससे कम से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, 5 करोड़ से ज्यादा वाले को लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। तो बाबू मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी अपना अकाउंट्स जो है वो ऑडिट करवाना, ऑडिट मतलब चेक करवाना पड़ता है, किससे? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू समझो क्या होती है बच्चे। आपका बुरा भी दिन रहेगा ना, मतलब कि गया गुजरा हुआ दिन भी रहेगा ना, मतलब एकदम खराब, एकदम ऐसा लॉकडाउन वाला स्थिति जिसमें कहीं कोई स्कोप नहीं हो, आप ऐसे घर पे बैठ के
बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, ऐसे सुबह में सारे बच्चों को आप इकट्ठा कर ले रहे हो, अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, नहीं आप लॉ पढ़ा रहे हो, आप इको पढ़ा रहे हो, नहीं ऐसा भी अगर आपका समय आता है ना बच्चे, वैसे पढ़ाना बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे, है ना, मेरे तरफ से ऐसा मत सोचना। तो बाबू अगर ऐसा भी दिन है ना जहाँ पे आप बाहर नहीं निकल सकते हो, गवर्नमेंट ने आपको रोक रखा है, उसके बावजूद भी कोई ऐसा महीना नहीं जाएगा बच्चे जिस महीना में आप ऑन एन एवरेज 3 4 5 लाख रुपए नहीं कमा ले, तो हंसते खेलते थोड़ा बहुत काम लैपटॉप पे बैठ के कर लेते हो तो, है ना, ये मैं आपको कह रहा हूँ बच्चा। हाँ, आप बेहतर तरीके से फॉर्म, जैसे माय फादर वाज रनिंग अ फॉर्म, है ना, एंड आई एम राइट नाउ आई एम वर्किंग इन हिज फॉर्म ओनली। ओके, तो अगर आपने ऐसा कोई अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे अनामिका है, अनामिका शायद तुम्हारे अंकल है ना, अनामिका चार्टर्ड। हाँ, तो एक बार मुझे मेरी बात इनसे हुई भी थी, अनामिका के अंकल से। ठीक है, तो शायद वो भी प्रैक्टिस में है, मुझे नहीं पता वो कितने दिनों से प्रैक्टिस में है ना, लेकिन वो भी प्रैक्टिस में है और अब अच्छे खासे मुझसे भी सीनियर है वो तो। ठीक है, काफ़ी सीनियर है मुझसे। तो बच्चे मैंने देखा है कि अगर आप प्रैक्टिस में हो, अगर आपका वेल स्टैब्लिश्ड फॉर्म है, जैसे मेरे फॉर्म को आज पटना में 40 ईयर हो चुका, 40 साल। आप किसी से भी कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर आप जानते हो, तो आप पूछना किसी से भी कि झा एंड एसोसिएट्स, आप जानते हो क्या, एग्जीबिशन रोड में, है ना, बहुत पुराना बड़ा फेमस है फॉर्म बच्चे। तो अगर आप फॉर्म खोलते हो ना, तो फिर आप गिन नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो व्हाट यू आर गोइंग टू अर्न, है ना। और बाबू मैं सिर्फ ये आपको अर्निंग से जोड़ के आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हैविंग अ डिग्री, हैविंग अ क्वालिफिकेशन इज नॉट ऑल अबाउट अर्निंग, है ना, क्योंकि आज के बच्चे अर्निंग को देख करके ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट ऑल अबाउट अर्निंग, इट इज़ अबाउट हैविंग a dignitary place in your society, having a better place in your society, getting recommendation, है ना, आपको लोग पूछेंगे, आपको लोग रिकमेंड करेंगे, है ना, आपके बारे में लोग बड़े मतलब अच्छे तरीके से अदब से लोग बात करेंगे, और वो खुशी जो आपको मिलेगी ना बच्चे, वो मतलब कई गुना ज्यादा होगी, और पैसे की तो खैर बात ही मत करो। सेम एज सीए, सीएस के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है बच्चा, याद रखना जितने भी मेरे यहाँ सीएस के एस्पिरेंट्स हो, आप सब लोग को ध्यान रखना होगा कि जो भी सीएस के लिए यहाँ पे सोच रहे हो बाबू, एक कंपनी को जैसे एक सीए की जरूरत होती है ना, ठीक उसी तरह से एक सीएस की भी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो भी लॉ के टर्म्स आते हैं, सीएस वालों को ना लीगल टर्म्स ज्यादा पढ़ना है। जैसे देखो ना, फाउंडेशन में ही हम सीए वाले 5 ही एक्ट पढ़ेंगे, और ये सीएस वाले 7 एक्ट पढ़ जाएंगे। आगे चल के हम लोग आईपीसीसी में पहुंचेंगे, ये लोग एग्जीक्यूटिव में पहुंचेंगे। बाबू आईपीसीसी में हम लोग कुल मिलाकर के 15 एक्ट पढ़ रहे होंगे, और सीएस वाले जो है वो 25 एक्ट पढ़ रहे होंगे। तो देखो ना, इन लोग के पास लॉ का पूरा नॉलेज हो जाता है। तो ठीक सीए की तरह हर एक कंपनी को एक सीएस भी रखना पड़ता है, ताकि उसके जितने भी लीगल मैटर्स हो, है ना, जितने भी उसके लीगल मैटर्स हो, वो सारे लीगल मैटर से कंपनी जो है वो क्या रहे, बचा रहे, है ना, सेफ रहे। ताकि क्योंकि बाबू याद करो, आपने अकाउंट्स अगर पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि कोई भी एक इंडस्ट्री, कोई भी एक कंपनी गोइंग कंसर्न मोटिव से स्टैब्लिश होती है। आप में से किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न? वेरी गुड, वेरी गुड, जो चलता रहे बाबू। कोई भी बिजनेस कब चलता रहेगा, जब उस बिजनेस में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टेकल ना आए, कोई बाधा ना आए, है ना। और वो बाधा बच्चे कैसे मतलब हटाया जा सकता है, वो बाधा सबसे बड़ा बाधा होता है बाबू लीगल बाधा, है ना, लीगल ऑब्स्टेकल कहते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा काम जो आप इलीगल तरीके से कर लोगे ना, तो फिर आपको वहां पे हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लॉ है, वो आपको प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा कि भाई ये काम तुम नहीं कर सकते हो, है ना। और इस तरह से बाबू, जैसे आपने छोटी मोटी चीजें सुनी होंगी, आपको शायद अगर याद हो, आपने बीएसटी पढ़ रखा है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारी बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इकोनॉमिक्स के क्लास में मैं ये सारी बातें कभी नहीं करता, है ना। बाबू मैं, आपने सुना होगा कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, है ना, जो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स, आपने सुना होगा कि पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपने शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। सुना है ना, आपने पढ़ा है ना बच्चे? याद करो, आपने ये भी पढ़ा होगा बाबू कि जो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर्स को नहीं ट्रांसफर कर सकते, उसके इंटरेस्ट को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चा, याद करो, है ना। तो बाबू ये सब क्या नहीं, सब लीगल टर्म्स है, ये सब लीगल मैटर्स है। इन्हीं सारे लीगल मैटर को देखना पड़ता है किसको, सीएस को, है ना। इन्हीं सारे लीगल मैटर को सीएस को हैंडल करना पड़ता है। और आज के डेट में तो मैं कहूंगा बाबू कि ये थोड़ा अब पुराना हो गया, गॉन आर द डेज वाला टाइम हो गया बच्चा, मतलब वंस अपॉन अ टाइम वाला सिस्टम हो गया, जब लोग एक ही डिग्री के पीछे भागते थे। बाबू जैसे आज के तुम टाइम में देखो ना, इंडियन टीम को देखो, क्या तुमको सिर्फ बॉलर दिखता है, सिर्फ कोई बैट्समैन दिखता है? मोस्ट ऑफ दी प्लेयर्स आर देयर ऑलराउंडर, तुम्हें ऑलराउंडर दिखते होंगे बच्चे, नहीं? तुम, हाँ बच्चा, है ना, रविंद्र जडेजा को तुम देख लो, हार्दिक पांड्या को तुम देख लो, है ना, और बिल्कुल शैम करन को तुम देख लो,
नहीं, वो वैसे सैम करन हमारे टीम का नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन तुम इन सारे प्लेयर्स को देखो बच्चे, ये सारे प्लेयर्स क्या हैं, दे आर ऑल राउंडर। इट मीन्स दे आर नोइंग बैटिंग ऑल्सो, दे आर नोइंग बॉलिंग ऑल्सो, एंड वेन एवर इट इज नीडेड दे आर फील्डिंग वेरी वेल ऑल्सो ऑन द ग्राउंड। नहीं, तो बच्चे मेरा अब कहना है ना कि किसी एक कोर्स के पीछे मत भागो। अगर तुम सीए के लिए तैयार कर रहे हो ना बाबू, देन बिलीव मी, सीएस एंड सीएमए इज नथिंग। If you are writing the papers of CA, then CS and CMA is nothing for you. If you are preparing for CS, then a little bit more preparation, little bit more preparation. It means those who are preparing for CS, they are giving their effort 95%. If they increase their effort 5% more, they are going to acquire one more degree. So I would rather सजेस्ट यू डोंट गो ओनली फॉर वन डिग्री। बट सर क्या अभी से दोनों डिग्री के पीछे भागना शुरू कर दे? नहीं, अभी से नहीं। कब भागेंगे सर? बच्चा फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, है ना, आईपीसीसी आगे चल के एग्जीक्यूटिव का एक स्टेज दो स्टेज क्लियर कर लेते हैं, हमारा आर्टिकलशिप चल रहा होगा, सीएस वाले का भी आर्टिकलशिप चल रहा होगा, हम सीए वालों का भी आर्टिकलशिप चल रहा होगा। बाबू जब हमारा आर्टिकलशिप चल रहा होगा ना, तो हमें करना क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है। 2.5 साल का आर्टिकलशिप होता है, 1 साल करना है, 1.5 साल करना है, 1 साल का डमी लेना है। डमी मतलब काम नहीं करना है, 1.5 साल का काम करना है, 1.5 साल में सारा कुछ सीख लेना है, 1.5 साल के बदले जो स्टाइपन देगा वो रख लेना है। उस कमाए हुए स्टाइपन को ना वापस लौटा देना है उसी फर्म को कि भाई हम तुम्हारे पास 1 साल आएंगे नहीं, लो तुम पैसा लो मुझसे, 4,000 लो महीना का, 3,000 लो महीना का, 5,000 लो महीना का, लो 1 साल तुम्हारे पास, अब हम 1.5 साल नहीं आएंगे, 2 साल आए हैं, 1.5 साल नहीं आएंगे, है ना। क्यों ऐसा क्यों करेंगे बच्चा? ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उस 1.5 साल में अब हम लोग फिर से आएंगे, किसी और कोर्स को पकड़ेंगे, है ना। हम लोग पकड़ेंगे जो सीए वाले हैं वो सीएस को पकड़ेंगे, जो सीएस वाले हैं वो सीए को पकड़ेंगे, है ना। अब एक बार जब आप एग्जीक्यूटिव निकाल चुके होते हो बच्चे, जब या फिर जब आप आईपीसीसी निकाल चुके होते हो, तब तक आपका ग्रेजुएशन हो गया रहेगा। तो समझो एक बात को, हमारा इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट सीएस इंस्टीट्यूट हमें ये बेनिफिट देता है कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुका है तो उसको फाउंडेशन कोर्स देना जरूरी नहीं हो, डायरेक्ट आईपीसीसी दे सकता है। अगर सीए का एग्जाम देना चाहता है तो, सीएस का एग्जाम देना चाहता है तो उसको सीएस का फाउंडेशन या वो डायरेक्ट सीएस का वो इंटरमीडिएट दे सकता है, एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव दे सकता है ना। तो दिमाग लगाना है, 1 साल गैप लेना है, फटाक से इधर हमारा आर्टिकलशिप भी चल रहा है, 1 साल का हमने 1.5 साल का गैप ले रखा है, वो चल रहा है हमारा, जब मिलेगा हमको आर्टिकलशिप का, क्योंकि बाबू जब तक आपको इंस्टीट्यूट आपको आर्टिकलशिप का सर्टिफिकेट नहीं ना दे देगा कि दिस पर्सन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज आर्टिकल अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट दिस, तब तक आप फाइनल देने के लिए एलिजिबल नहीं होगे, बात को समझो। तो उस टाइम में ना, क्या बच्चा? नहीं 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 बाबू हर्ष, सीएस को भी करना पड़ेगा, बैठ सकते हो फाइनल तो, लेकिन तुमको डिग्री नहीं मिलेगा हर्ष। हाँ, आर्टिकलशिप के बाद, तो इसीलिए मेरा हमेशा से बच्चों को ये सजेशन रहता है कि मत करो ऐसा, फाइनल बैठ जाओ तब पूरे पीछे आओ, वो फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो आराम से पहले एक ग्रुप क्लियर करो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, स्टार्ट कर दो। या फिर मेरा सजेशन है कि जब एग्जीक्यूटिव में आओ ना, या फिर सीए वाले बच्चे जब आईपीसीसी में आए, तो दोनों ग्रुप अपना क्लियर कर लें, एक एक करके, एक ही बारे में नहीं, एक एक करके दोनों ग्रुप क्लियर कर लें, और तब आर्टिकलशिप की तरफ भागे, ताकि उस आर्टिकलशिप में हम कुछ सीख भी सके। क्योंकि दोनों ग्रुप क्लियर करने के ना बाबू, आपको फाइनल देने का मौका मिलेगा 9 महीने बाद। जब दोनों ग्रुप आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको 9 महीने बाद फाइनल्स देने का मौका मिलेगा, सीए फाइनल्स या सीएस फाइनल्स। तो उस फाइनल्स के 9 महीने तक आपका 9 महीना का आर्टिकलशिप भी पूरा हो जाएगा। 9 महीना आप थोड़ा बहुत काम भी सीख लोगे, आप साइड बाय साइड तैयारी भी कर रहे होगे। या फिर आप स्टार्टिंग में ही 9 महीना आप डमी ले लो, नहीं जाओ उसके पास, पैसे उसी को दे दो, बोलो कि हम फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, दे लेते हैं एक ग्रुप, फिर हम आते हैं आपके पास सीखने के लिए काम, है ना, जाके काम सीख लेना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग प्लानिंग करेंगे जब हम लोग आगे, अभी हम लोग साथ रहने वाले, लंबा सफर है बाबू, है ना। तो आ जाओ, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास कुछ बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है बाबू, इकोनॉमिक्स का, जो दोनों के लिए कॉमन है, हमारे सीए और सीएस दोनों वाले बच्चों के लिए कॉमन है। तो हम लोग अपने इस इकोनॉमिक्स के सबसे पहले चैप्टर पे आ जा रहे हैं बच्चा पार्टी। वैसे थोड़ी बहुत बातें मैंने पिछले क्लास में की थी इस इकोनॉमिक्स की, लेकिन उस क्लास में बहुत सारे मेरे बच्चे एब्सेंट थे। तो आज मेरे पास जो टॉपिक है, फर्स्ट जो चैप्टर है बच्चा, उस चैप्टर का नाम है मेरे पास नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हेडिंग डाल देना, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई थिंक आप सबके लिए आज फर्स्ट क्लास होगा, शायद सिर्फ फर्स्ट किया था।
लास्ट क्लास। हाँ, बाकी सबके लिए फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ट्वेल्थ में नहीं जानवी, 11th में पढ़ी होगी बाबू। आई- हाँ, स्टार्टिंग का, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अब तुमको चेंज मिलने लगेगा, इसमें थोड़ा चेंज तुमको मिलने लगेगा। तो हेडिंग आप लोग डाल चुके होंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चा पार्टी आप सारे बच्चे मुझसे पढ़ चुके हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जानते हो किस चीज़ में? इकोनॉमिक्स को समझाने में, है ना। आप में से अगर किसी बच्चे को मेरा वाला डेफिनेशन याद हो तो, अपार्ट फ्रॉम हर्ष, हर्ष तुम रुक जाओ, हाँ तुम रुक जाओ हर्ष, क्योंकि तुम लास्ट क्लास किए थे। टू सेटिस्फाई आवर मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स विद द मेथड ऑफ, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना अरुण बाबू, ये वाला याद है डेफिनेशन? हम लोग पढ़े थे तो क्लास में लिखे थे, याद है? हाँ बाबू, तो कहानी वही है ना। तो आज देखो मुझे थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि आप सारे मेरे बच्चे 11th ना सही 12th हमसे पढ़े हो। मेरे टीचिंग स्टाइल को आप सारे मेरे बच्चे 1 साल से ऊपर हो गया मुझसे पढ़ते हो, आप लोग जानते हो। तो बाबू देखो ना, एक बार मैं तुरंत भर में इसके डेफिनेशन को फटाफट से लिखता हूँ, और मैं कहता क्या हूँ कि इकोनॉमिक्स इज दस द स्टडी ऑफ, दस द स्टडी ऑफ, सर क्या हम लोग भी लिखेंगे? हाँ बच्चे आप लोग भी लिखोगे, मैं ये पता नहीं कितनी बार लिख रहा हूँ, है ना, बिकॉज आई थिंक नाउ इट इज from last 10 to 11 years I am teaching economics, and I think this definition I am writing on the board for 1000 times, है ना, 1000वीं बार शायद मैं लिख रहा हूँ बच्चे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जरूर लिखना, हो सकता है आपके लिए दूसरी तीसरी चौथी बार ही होगा। इस दस द स्टडी ऑफ, फ्रेश कॉपी बनाएंगे बाबू, अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे, नोट्स बहुत बेहतर होना चाहिए हमारा, है ना। Economics is thus the study of how we work together to transform scarce resources to satisfy our needs and wants with the method of, with the method of choice and alternative uses, with the method of choice and alternative uses। लिखना जरूर बाबू, और लिख के मुझे बताना भी कि सर लिख चुके हैं, छोड़ना नहीं बच्चा, याद रखना। क्योंकि आज से शुरुआत है बच्चे हमारे CA CS हमारे प्रोफेशनल बनने की। और ये प्रोफेशनलिज्म जो है ना बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा डेडिकेशन चाहता है। वो चाहता है कि भाई तुम कितने डेडिकेटेड हो, तुम कितने पागल हो, है ना। बाबू मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि हाउ मैड आई वॉज टू ऐड दिस सिंबल बिफोर माई नेम। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, है ना, कभी बताऊंगा तो तुम सुन के पागल हो जाओगे कि क्या एक इंसान इतना पागल हो सकता है ना। व्हेन आई वाज गिविंग माय फाउंडेशन एग्जाम बाबू, मुझे रात में सपने आते थे, तुम्हें सुन के बड़ा हंसी आएगा, लगेगा कि झूठ बोल रहा मास्टर हम लोग को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन ये सच है। मुझे सपने आते थे कि एग्जाम में मुझसे ना मैथ्स का कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं बना, छूट गया, है ना। अचानक से धड़फड़ा के उठता था बाबू, वो रात का 2 ढाई बज रहा होता था, 3 बज रहा होता था, है ना, क्योंकि 10 से 2 मेरा पढ़ने का रूटीन हुआ करता था। 2 बजे सोया ही होता, तो मुझे तुरंत सपना, दिन भर जिसके बारे में आप सोचो वही रात में सपने में आप देखते हो। तो सपना आता था कि आपसे नहीं, मुझसे नहीं बना। मैं उठता था, कॉपी खोलता था, जो क्वेश्चन मुझे दिखता था, है ना, वो मैं कोशिश करता था कि एक बार उस क्वेश्चन को रिकॉल करूं, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जैक्टली तो नहीं याद आता था, लेकिन एक बार मैं पूरा फिर से पूरा कैलकुलस एक बार देख जाता था, है ना। क्योंकि मैं एक बार फाउंडेशन दे चुका था, एक बार मैं फेल हो चुका था। आई हैव क्लियर दिस फाउंडेशन, CA फाउंडेशन मेरे टाइम CPT होता था, सेकंड अटेम्प्ट, मैं दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया था बाबू। तो एक अटेम्प्ट में मैं बहुत पढ़ा, फेल हो गया तो डर गया था मैं कि बाप रे कहीं सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो जाऊंगा तो फिर थर्ड अटेम्प्ट में तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मतलब इस तरह का डेडिकेशन चाहिए, पागलपन चाहिए बाबू, है ना। आपके दिमाग में वो पागलपन चाहिए दैट यू वांट टू ऐड दिस प्रीफिक्स एज सून एज पॉसिबल बिफोर योर नेम, है ना, जितना जल्दी जुड़ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाबू आ जाओ जरा, समझते हैं, बड़े आराम आराम से जुड़ते हैं आज की क्लास में और समझते हैं बच्चा पार्टी की कहानी। शुरुआत होती है हमारे इकोनॉमिक्स की, और याद करो मैंने आप सब लोग को बता रखा है कि बाबू ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये जो अर्थशास्त्र है,
इसकी शुरुआत हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि हमारे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बाबू कमी है, किसी ना किसी चीज़ की कमी है ना। क्या कमी बाबू, कोई कितना भी रईस क्यों ना हो, चाहे आप भाई अंबानी ग्रुप्स की बात कर लो, है ना, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप्स की बात आप कर लो, टाटा की बात कर लो, बिरला की बात कर लो, मतलब जितने भी वेल एस्टैब्लिश्ड बड़े बड़े जो फॉर्म्स हैं जिनके बारे में आप यहाँ पे जानते हो बच्चे, याद रखना वो सब के पास भी, उन सब के पास भी रिसोर्सेज की कमी है। वो लोग भी चाहते हैं कि और मेरे पास रिसोर्सेस होते ना तो और मैं अपनी इंडस्ट्री को और मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता। मतलब कमी उनके पास भी है, कमी हमारे लाइफ में भी है, क्योंकि ये हम इंसान की बाबू फितरत होती है ना, ये ह्यूमन नेचर आप इसको कह सकते हो कि एज मच एज वी गेट एज मच एज थर्स्टी वी आर। जितना ज्यादा हमें मिलता है बच्चे उतने ही ज्यादा हम लोग प्यासे, उतने ही ज्यादा हम लोग भूखे होते हैं। ठीक है, ये हम इंसान का नेचर, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बाबू अगर हमारे अंदर से और पाने की अगर इच्छा, अगर चाहत मर जाएगी तो हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। ये चाहत हम लोग को हर रोज मोटिवेट करती है कि अपने अंदर कुछ और बेहतर करो, जिससे तुम कुछ और रिसोर्सेस को गेन कर पाओ, है ना। ये हमें हमें हर रोज मोटिवेट करती है। तो बाबू याद रखना कि ठीक उसी तरह से हमारी जिंदगी में ना रिसोर्सेस की कमी है। उसी कमी के कारण ये इकोनॉमिक्स आता है पीछे से हाथ खड़ा करता हुआ, कहता है रुक जाइए, घर बढ़ाइए नहीं, है ना, हर बढ़ाइए नहीं। हमने कहा क्यों नहीं हर बढ़ाऊं भाई, आज मेरा बर्थडे है और देखो घर वाले ने सिर्फ 500 रुपए दिए हैं, क्यों नहीं हर बढ़ाऊं। इकोनॉमिक्स कहता है मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमने पूछा कैसे साथ दोगे, आज मेरा बर्थडे है, 500 रुपए तुम क्या कर लोगे, पैसे दोगे। कहता है नहीं, पैसे तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस पैसे को खर्च करने के ऐसे तरीके बताऊंगा जिस तरीके से जब तुम ये पैसा खर्च करोगे 500 तो तुमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैंने बोला ऐसा क्या बता दोगे। तो कहता बताओ तुम्हारे मन में क्या था अपने बर्थडे को लेके। मैं छोटा था, मैं कहता हूँ कि मैं सोचा था कि कुछ मेरे दोस्त थे उनको पार्टी देता, मैं भी उनके साथ जाता, खाता पीता। मैंने बोला और, वो बोलता है इकोनॉमिक्स, बोलता है और ऑप्शन बताओ। मैंने बोला और ऑप्शन ये था कि मम्मी बोली थी कि जाओ 500 रुपए का सिर्फ एक टी शर्ट खरीद के ले आना, क्योंकि हमारे टाइम मिल जाया करता था बच्चे, अब भले ना मिलता हो, हमारे टाइम मिल जाया करता था, है ना, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे। तो 500 रुपए का एक टी शर्ट खरीद के। दूसरा ऑप्शन ये है, वो इकोनॉमिक्स पूछता है कि और कोई ऑप्शन है, तो कहता हाँ एक ऑप्शन और था कि मैं और मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं और मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है, हम दोनों जाते मूवी देखते दोनों भाई, निकलते कुछ खाते और फिर अपने अपने घर को आ जाते ये। तो बोला कि एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स मुझसे पूछता है एक बात बताओ, ये जो 3 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस ऑप्शन में मिलेगा। मैंने कहा मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन पहले ऑप्शन में मिलेगा, जहां पे मैं अपने जितने भी गिने चुने जो करीब के दोस्त हैं उनको बुलाता, थोड़ा थोड़ा ही सही सबको खिलाता, ताकि अगले दिन वो लोग मुझे गलियाते नहीं कि अच्छा बर्थडे था, अकेले अकेले भाग गया, है ना, कोई कोई मुझे कुछ बोलता नहीं। मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसमें आता। इकोनॉमिक्स कहता है कि भाई तभी तो मेरा जन्म हुआ है, तभी तो मेरी ओरिजिन हुई है। मैंने कहा ऐसा क्या। तो कहता हाँ मैं इकोनॉमिक्स हूँ, मिलो मुझसे। वो कहता है कि मैं इकोनॉमिक्स हूँ, मिलो मुझसे, मेरा काम है, मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को साथ मिलकर के काम करना सिखाता हूँ। देखो ना बच्चा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर। मैं लोगों को साथ मिलके काम करना सिखाता हूँ। क्यों साथ मिलके काम करने की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम है। देखो ना अगला लाइन, टू ट्रांसफॉर्म स्कार्स रिसोर्सेस, ताकि हम अपने कम रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सके। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब कम से कम रिसोर्सेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग डिराइव कर सके, रिसीव कर सके, ये कहता है इकोनॉमिक्स। मैंने बोला ऐसा कैसे करवाओगे तुम। कहता देखो ना आगे तो पढ़ो। कहता है कि जिससे हमारे मैक्सिमम नीड्स और वांट सेटिस्फाई होंगे, और उसका मेथड होगा चॉइस और ऑल्टरनेटिव यूजेस का। मैंने बोला चॉइस और ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब। बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में 3 अलग अलग ऑप्शन है ना। मैंने बोला हाँ है। तो तुम उस ऑप्शन को चुनो जिस ऑप्शन के चुनने से, तुम्हें चुने जाने से तुम्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, तुम सबसे ज्यादा अंदर से खुश हो। मैंने बोला भाई सबसे ज्यादा अंदर से खुश तो मैं अपने सारे दोस्तों को पार्टी देने के बाद ही हो पाऊंगा, है ना, वरना एक हफ्ता तक मुझे जीने नहीं देंगे, है ना, रोज चिढ़ाएंगे, रोज कंजूस बोलेंगे, अलग अलग तरह की गालियां, अलग अलग तरह के, है ना, मेरे ऊपर जुमले, कुछ से कुछ मुझे बोलेंगे, तो सबसे ज्यादा मैं सेटिस्फाइड उसी में होऊंगा। कहता फिर वही काम करो। तो मैंने कहा कि बात इकोनॉमिक्स, तुमने तो मेरा बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कहता कर दिया ना, मानता है ना। मैंने बोला हाँ मानता हूँ। तो कहता है इसीलिए मेरा नाम इकोनॉमिक्स है। मेरा जन्म, मेरी ओरिजिन ही इसलिए हुई है क्योंकि लोगों के पास चीजें स्कार्स हैं, कम है, और उस कम चीजों में अपने आप को कैसे सेटिस्फाई कर लेना है ज्यादा से ज्यादा, कैसे अपने आप को मैक्सिमम लेवल के सेटिस्फैक्शन पे रखना है, कैसे चॉइस का मेथड इस्तेमाल करना है, कैसे ऑल्टरनेटिव यूजेस। बच्चे याद करो, ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब जहां एक रिसोर्स के बहुत सारे इस्तेमाल हो, लेकिन वो इस्तेमाल आप करो उस रिसोर्स का जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता हो।
है ना। जैसे अभी आप अगर देखो तो मैं अपने बरामदे से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बच्चे, तो मेरे पास अभी लाइट का भी यहाँ फैसिलिटी है, फैन का भी फैसिलिटी है। मैंने सिर्फ फैन चला रखा है क्योंकि बाहर मेरा एक छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन से बहुत बढ़िया सा बाबू यहाँ पे लाइट आ रहा है ना, क्योंकि बाहर मतलब जस्ट सड़क है, तो उससे एक अच्छी सी लाइट आ रही है, तो मुझे लाइट की जरूरत नहीं। तो देखो बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी का मैं अभी क्या एप्लीकेशन कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ फैन चलाने में, मैंने लाइट नहीं जला रखा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन सिर्फ फैन को ही चलाने में होगी, लाइट वैसे भी सफिशियंट, आप लोग को बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, है ना, जरूरत नहीं है। ये कहता है बच्चा इकोनॉमिक्स। ध्यान रहेगा? बोलो बाबू, ध्यान रहेगा? आगे बढ़ सकते हैं? बोलना होगा बच्चा लोग वहां से। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। सो नहीं जाना क्योंकि टाइम थोड़ा अल्टर सा है, मैं मानता हूँ 2 बजे से खा के सोने का टाइम है, इसीलिए इस टाइम पे क्लास रखा है, ताकि इस टाइम पे तुम लोग पढ़ लो तो रात में जल्दी सो जाया करो, है ना। चलो आ जाओ। जानबूझ के टाइम मैंने सेट किया बाबू, क्योंकि घर पे हूँ ना, वैसे घर पे रहने का मौका मिलता नहीं है, घर पे हूँ। और अगर मैं ये टाइम सेट नहीं करता ना तो मेरे साथ दिक्कत क्या होता जानते हो, मैं खाता और खा के सो जाता, फिर मेरे लिए रात बड़ा बोझिल हो जाता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी काम भी नहीं है, तो रात फिर मेरे लिए कटता ही नहीं रहता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने ये टाइम सेट कर रखा है, समझे। तो आ जाओ बच्चा। हर्ष, तुम्हारा ऑडियो अनम्यूट कर लो, सॉरी अनम्यूट नहीं, म्यूट कर लो। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बच्चा। बट ये आगे जैसे ही बढ़ते हो ना तुम इस छोटे से इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बाद, तो देखो अब आप लोग के लिए ज़रूरी क्या है, मैं बाबू स्ट्रिक्टली स्टडी मैट फॉलो कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टडी मैट को छोड़ के और कहीं मत भटकना, है ना। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर अंटिल योर फाइनल एग्जामिनेशन। बाबू फाइनल एग्जामिनेशन तक आपका बेस्ट बुक यही स्टडी मैट होगा। हाँ, ये मानता हूँ कि धीरे धीरे ये स्टडी मैट थोड़ा बोरियत टाइप का होता है, आईपीसीसी वगैरह में या एग्जीक्यूटिव सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओ तो मोटा मोटा मिल जाएगा, एकदम छोटा छोटा सा लिखा हुआ रहेगा, पूरा ब्लैक ब्लैक, कहीं कोई कलर, कहीं कोई फोटो, कुछ नहीं। तो साइड बुक फॉलो कर लेना जिस टीचर के पास पढ़ना, लेकिन बच्चे स्टडी मैथ मत छोड़ना, स्टडी मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कई बार डिट्टो हु बहू क्वेश्चन इससे उठा के पूछ दिए जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, इस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बाद, और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखते हैं जरा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपके मास्टर की आदत रही है स्टार्टिंग से कि पहले वो हेडिंग को डील करता है। तो देखो ना बच्चा, क्या है हेडिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम लोग के यहाँ पे बात सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं करनी है बच्चे, हमें यहाँ पे बात बिजनेस इकोनॉमिक्स की करनी है ना। तो जरा ध्यान देना, हम लोग अपना अगला हेडिंग लेकर के आ रहे हैं और लिख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा अगला हेडिंग। सबसे पहला सवाल आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बच्चे कि ये इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ये क्या है ना। और कई बार पूछा जा चुका प्रीवियस ईयर्स में। अच्छी बात इस सब्जेक्ट में ये है कि आप दोनों के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, सीए वालों के लिए भी, सीएस वालों के लिए भी। तो हम लोग प्योरली यहाँ सब्जेक्टिव अप्रोच अपना रखेंगे, ठीक है बाबू। एक और अच्छी बात आपके लिए है कि आपका मास्टर भी इस इकोनॉमिक्स से एग्जाम को अपने सीए के टाइम में ऑब्जेक्टिव ही दे करके आया है, तो मैंने जो दिया है वही मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ, मैंने जो सीखा है मैं वही आपको पास ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस तरह से मैंने सक्सेस पाया है ठीक उसी तरह से आप भी पाओगे। तो जरा ध्यान दो बच्चा, अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स और सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना तो कहानी कुछ अलग नहीं है, कहानी बिल्कुल सेम है बाबू। जैसे कि इकोनॉमिक्स हमें अभी अभी सिखला के गया कि भैया मैं इकोनॉमिक्स हूँ और मेरा काम ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो रिसोर्सेज की कमी है उस कमी को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी ज़िंदगी जो है मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाइड आप रह सको आप अपनी ज़िंदगी में, सिखा के गया ना इकोनॉमिक्स अभी हमें। बच्चा याद रखना, ठीक उसी तरह से जैसे इकोनॉमिक्स जो बातें कह के गया वही कुछ बातें ये बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहता है। कॉपी कैट है नालायक। कैसे कॉपी कैट बन गया जानते हो? बिजनेस इकोन देखो ना, इकोनॉमिक्स से आगे बस वर्ड लग गया बिजनेस। बच्चा यहाँ पे आपको बस जानना ये है कि हर एक बिजनेसमैन, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं बाबू, हर एक बिजनेसमैन जो है ना वो चाहता है कि उसके बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेस हैं उस रिसोर्सेस से वो बिजनेसमैन जो है मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर ले, है ना। मिनिमम रिसोर्सेस से
मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर ले। अगर वो ये काम कर पाता है, मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट अगर वो प्रोड्यूस कर पाता है बच्चे, तो समझो कि उस बंदे ने, उस बिजनेसमैन ने इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा इस्तेमाल कर लिया। मतलब आप में से अगर कोई समझा हो तो बता सकता है कि तब यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है? सोचो। हाँ, वेरी गुड, है ना? ये बात हर्ष, हाँ हाँ पता है मुझे जानवी, हाँ पिछले क्लास में पढ़ाए थे। हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना, अच्छा है बोले, है ना? तो बस ये याद रखना बाबू। देखो ना, ये कहानी कुछ बहुत आसान सा यूज किया हर्ष। क्या ये कहता है? ये कहता है कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इस एनालिसिस के बारे में बात करता है कि जहाँ पे एक बिजनेसमैन इस चीज की कोशिश करता है कि मिनिमम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर लिया जाए। नहीं, और बाबू याद करो ना, अभी इकोनॉमिक्स भी तो यही सिखला के गया था कि भैया 500 रुपया है तो घबराते क्यों हो? अपने उस जरूरत को सबसे पहले पूरा करो, उस नीड को, उस वांट को सबसे पहले पूरा करो, जिसके पूरा होने से तुम्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता हो। इकोनॉमिक्स वो है ना? तो आ जाओ तो बच्चा, जरा बिजनेस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को लिखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द एनालिसिस, इज डिफाइंड एज द एनालिसिस, business economics is defined as the analysis to make to make business decision, to make business decisions, to make business decisions in such a way, in such a way that by using minimum resources, that by using minimum resources, that by using minimum resources we could produce, we could produce maximum output। हो सकता है बाबू कि पिछले क्लास से हूबहू ये डेफिनेशन नहीं मिलता हो, क्योंकि मैंने रटा नहीं है, मैंने समझा है। और मैं आप सारे बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा बाबू कि अभी से लेके फाइनल तक यही सिलसिला चलेगा, है ना? रटोगे फंस जाओगे, रटना नहीं बच्चे, समझना है चीजों को। तो देखो भैया, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है कि इकोनॉमिक्स जो है बाबू, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, नीचे ऑब्जेक्टिव रहेगा, जरा ध्यान देना। इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेस को ऐसे यूज करने को कहता है जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। काम खत्म इकोनॉमिक्स का। लिमिटेड रिसोर्सेस को ऐसे यूज करो कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, मेथड चॉइस का हो, ऑल्टरनेटिव यूज का हो, दोनों जगह कॉमन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कहता है कि मिनिमम इनपुट को मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप बिजनेस की बात कर रहे हो। बिजनेस इज ऑल अबाउट गेनिंग प्रॉफिट। नहीं बच्चा, बिजनेस जो है वो पूरे के पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ फायदा कमाने के लिए किया जाता है। तो फायदा तभी होगा जब आप कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर दो, वस्तुओं का, सेवाओं का। अगर आप ये काम कर पाते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओगे। ज्यादा से ज्यादा कमाई में से जब खर्चा हटेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट बचेगा। ये है ना? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा एनालिसिस है, एक ऐसा विश्लेषण है जिस विश्लेषण में ये देखा जाता है कि कोई भी एक बिजनेसमैन कम से कम अपने रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर ले। अगर कर लिया तो उस बिजनेसमैन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया। ध्यान रहेगा बाबू, आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। बोलो बच्चा पार्टी, बोलो, क्या तुम्हें याद रहेगा? हाँ बच्चा, तो बोलो कि हाँ मास्टर याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान देना बाबू, फूक फूक के कदम रखना है, बस पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए दोस्त कि पढ़ना क्या है, पूछा क्या जाता है। क्योंकि मैंने ना अपने सालों साल बिताए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के पीछे। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, यू हैव टू जस्ट फॉलो मी, कीप फॉलोइंग। मैं बस आपको फॉलो करते रहना, वॉट एवर आई आस्क यू टू डू यू हैव टू डू इट। मैं जो आपको कहता हूँ बाबू वो आपको बस कर लेना है। ठीक है, कैसे भी कर लो, है ना? समझो बाबू कि एक तरह से ब्रह्मा का वरदान मिल रहा है कि वो बंदा अगर कह रहा है कि ये काम कर लो तो बस कर जाओ। And if you are doing that particular work, believe me, mark my words, you are going to gain, you are going to receive your certificate of foundation in your first attempt only, है ना? तो मार्क, मतलब ये आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ बाबू, मैं बस आपको बता रहा हूँ।
बिकॉज आई हैव सीन सक्सेस, आई हैव सीन फेलियर्स ऑल्सो। मैं देखा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर मुझे आज भी याद आता है वो दिन जब मेरे पास मतलब सीपीटी का रिजल्ट आया था एंड द मार्क्स वॉज रिटन देयर, उस समय 200 मार्क्स का सीपीटी होता था, 100 लाना पड़ता था, है ना। 92 मार्क्स मुझे आए थे, इट वॉज रिटन 92 और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में ब्लॉक लेटर में लिखा था FAIL फेल, है ना। तो आप सोच नहीं सकते हो कि व्हाट वाज द मोमेंट। और मुझे आज भी याद है बाबू 2014 नवंबर, है ना, 14 नवंबर का वो दिन था, चिल्ड्रन डे का ही दिन था, और मेरा फाइनल्स का एग्जाम आया था। लिखा हुआ था नीचे, आज मैं आप लोग को अपने क्लास में कभी मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, है ना। सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि यस मिस्टर विजीत कुमार, नाउ यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, अंडर द मेंबरशिप नंबर, अंडर द सी इंस्टीट्यूट, है ना। ये सारी बातें और एक बड़ा सा उसके साथ सर्टिफिकेट, एक मेडल, ये सारी चीज़ें मुझे बाय पोस्ट मिली थी, ठीक है। तो वो दिन बच्चे, मतलब उस दिन से बेहतर आज तक आप किसी भी दिन को आप मतलब वैसा आप महसूस नहीं करोगे जैसा आपको वो महसूस होगा जब आप अपने फाइनल्स के डिग्री को पा रहे होगे, है ना। तो जबरदस्त दिन होता है। आजा बच्चा, आगे बढ़ते हैं। बाबू देखो ना, इस हेडिंग में क्या था, नेचर था, स्कोप था, किसका, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बाबू अभी हमने सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स को जाना, आगे बढ़ते हैं। बच्चा आप देखो ना, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर को जानते हैं, तो अगला हेडिंग लेके आना। तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ध्यान रखना बच्चे, जिस तरह से इकोनॉमिक्स का दो नेचर होता है ना, माइक्रो मैक्रो, ठीक उसी तरह से इस नालायक बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी वही नेचर होता है। कॉपी कैट टाइप का ये इंसान है बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। ये इकोनॉमिक्स के से कोई जुदा जुदा नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सगा सगा सा है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स का दो नेचर होता है, माइक्रो मैक्रो, उसी तरह से इस बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी वही सेम दो नेचर होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो लिखना बच्चा, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में पहला नेचर माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा मैक्रो थोड़ी देर पे लिखेंगे। बच्चा पार्टी माइक्रो इकोनॉमिक्स याद करो, ये भी बातें शायद आपको याद आती हो। अपार्ट फ्रॉम हर्ष, एनीवन इज देयर हु कैन डिफाइन मी? हाँ बोलो नामिका। वेरी गुड, वेरी गुड अनामिका, है ना। बच्चा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी बातें अभी अनामिका ने बोली ना, अगर आप लोग सुन रहे होगे बाबू, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो उन सारे चीजों में ना दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा पड़ा है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बच्चा पार्टी, कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से। कौन से ग्रीक वर्ड, तो माइक्रोज से। कई जगह पे MICROS भी दिख सकता है, कई जगह पे, कई बुक पे MIKROS भी दिख सकता है, तो इस पे हमारी बहस नहीं है, ठीक है। कुछ भी दिखे मतलब स्मॉले होता है। जहाँ पे हम लोग पढ़ते किस बारे में बच्चा पार्टी, याद रखना होगा कि जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है ना। पढ़े हुए हम लोग, तो आओ ना बिना टाइम गवाए एक बार फिर से अपने कॉपी पे उन सारी बातों को लिखते हैं, क्योंकि बाबू अब ये इकोनॉमिक्स आपकी जिंदगी में वापस अब नहीं आएगा, है ना। एक बार और आएगा, जब आप लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रहे होगे तो एक बार फिर से आएगा, वहां पे आप लोग को प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, है ना, वहां पे आपको फिर से मिलेगा। उसके बाद फिर ये इकोनॉमिक्स आपको दर्शन नहीं देगा, है ना। तो इसलिए आओ आखिरी बार ही सही इस माइक्रो को एक बार और डिफाइन करते हैं और लिखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड from the is derived from the Greek word। बाबू मैं इस ग्रीक को भी इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहा हूं, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज, और मैं इस माइक्रोज को भी इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहा हूं, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल। बच्चा लोग, हम लोग साफ सुथरा कॉपी बनाएंगे, है ना, घिसा पिटा कॉपी नहीं, अच्छा कॉपी बनाएंगे, फ्रेश कॉपी रहेगा तो लिखने पढ़ने में मजा आएगा। अगर आज नहीं है तो आने वाले दिनों में खरीद लेंगे और फिर से इसको फेयर कर लेंगे। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, जिसका मतलब स्मॉल होता है। स्मॉल क्या, तो जहां पे हम लोग इंडिविजुअल लेवल की बातें करते हैं, वेयर वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट्स। बच्चा पार्टी याद रखना, जहां पे हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो ना इस छोटे से, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना बाबू, याद रखना मेरे सारे CS वाले बच्चे, कि आपके एग्जाम में इस पहले चैप्टर का वेटेज 2 मार्क्स से 4 मार्क्स का होगा।
है ना। 2 से 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं, ज्यादातर मैंने इस चैप्टर से 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता हुआ देखा है ना, क्योंकि हर बार के आपके क्वेश्चन मेरे चेहरे के सामने वो समझो कि प्रिंटेड है, क्या पूछे गए हैं किस चैप्टर से, क्योंकि इतनी बार इन सारी चीजों को मैंने पढ़ाया है ना कि जब क्वेश्चन पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे चैप्टर वाइज याद आता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, इंट्रोडक्शन का पूछा है क्वेश्चन, अच्छा 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 ये उधर डिमांड का पूछा है ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन पूछा, तो वो चैप्टर वाइज याद आता है वो, ध्यान रखना। ये पहली बात। बच्चा पार्टी इसमें देखो ना, मैं कुछ चाहता हूँ कि ब्लू मार्कर से हम लोग अंडरलाइन कर लें, ये ग्रीक वर्ड से बना है माइक्रोज। ग्रीक वर्ड कौन सा? माइक्रोज। मतलब क्या होता है? स्मॉल। पढ़ते क्या है तो हम लोग वहाँ इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो छोटी मोटी चीज़ों को मैंने ब्लू मार्कर से अंडरलाइन किया है। बच्चा पार्टी यहाँ पे ना आपके एग्जाम में आपका एग्जामिनर थोड़ा आपके एग्जाम्पल को लेकर के ना कंसर्न्ड होगा, जो हम लोग 11th के लेवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। 11th के लेवल पे हम लोग, याद करो बाबू, एग्जाम्पल में इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग, एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह लिख के खत्म कर देते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ना आपको इस एग्जाम्पल के आगे वीवीआई लगाना होगा, ये आपका एग्जामिनर हिट करता है, ध्यान रखना बाबू। सालों साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल आपका एग्जामिनर हिट करेगा, थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सर एग्जाम्पल में ऐसा क्या आप बता रहे हो? देखो ना बच्चे, मैं क्या बता रहा हूँ। हर्ट्स को मैंने पिछले क्लास में बताया भी था और आज आप लोग को बता भी रहा हूँ। प्रोडक्ट प्राइसिंग पहला एग्जाम्पल बाबू। दूसरा एग्जाम्पल कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट के प्राइस की बातें, कंज्यूमर के बिहेवियर की बातें, फैक्टर के प्राइसिंग की बात थी। वेरी गुड हर्ष, फैक्टर प्राइसिंग की बातें। बच्चा आप लोग जानते हो कि फैक्टर प्राइसिंग बोले तो लैंड को रेंट दे देना, लेबर को वेजेस दे देना, कैपिटल को इंटरेस्ट दे देना, फैक्टर है ये सब, और उसको जो आप दे रहे हो वो उसका आप प्राइस लगा रहे हो, तो फैक्टर प्राइसिंग कहलाता है। फैक्टर प्राइसिंग, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द, मैं आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल। बाबू कुछ लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन के, मतलब कि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के इकोनॉमिक कंडीशन की भी बातें, है ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाबू। साथ ही साथ यहाँ पे फर्म का बिहेवियर, किसी एक फर्म का बिहेवियर की अगर बात करते हो तो फर्म्स बिहेवियर मैं लिख रहा हूँ, या बिहेवियर ऑफ अ फर्म भी हम लोग लिख सकते थे। फर्म्स बिहेवियर मैं लिख रहा हूँ बाबू। आप भी मेरे साथ साथ ये एग्जाम्पल जरूर लिखना बाबू, याद रखना। फर्म्स बिहेवियर। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक और एग्जाम्पल है बच्चा, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ईटीसी। ये सारी बातें बच्चे हमारे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स की होंगी। एक बार पहले लिख लो, मैं थोड़ा रिपीट भी कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा घिचपिच टाइप का हो गया है, ताकि आप लोग एक बार मिला लो कि आपने सारे एग्जाम्पल लिखे या नहीं लिखे। पहला प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर, तीसरा फैक्टर प्राइसिंग, चौथा फर्म्स बिहेवियर, पांचवा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल, छठा लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ईटीसी। 6 एग्जाम्पल है सर। यहाँ तो अब आप रटने की बात कर रहे हो सर, रटना तो बड़ा मुश्किल है सर मेरे लिए, मैं तो आज तक समझते आया हूँ, समझते आई हूँ। हाँ बच्चा बाबू, देखो ना, रटना नहीं है इसको, कैसे पता चलेगा, कैसे पकड़ाएगा, ये जरा ध्यान देना बाबू। याद करो, अभी अभी आप सारे बच्चे मुझसे 12th पढ़ के आए हो, सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे आप सब लोग अभी अभी मुझसे करेंटली 12th पढ़े हो, पूरा का पूरा मैक्रो पढ़े हो, पूरा का पूरा इंडियन पढ़े हो। तो चपाटी मैं चाहता हूँ कि हाँ, हर्ष बस नहीं पढ़ा, हर्ष मुझसे 11th पढ़ा था। हाँ, तो हर्ष तुम्हारे अलावा बाकी जो बच्चे वो 11th नहीं पढ़े हैं, और तुम 11th पढ़े हो तो 12th नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो बच्चा जरा ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं अपने 12th की, तो याद करो बाबू, अगर आपको याद, मुझे तो अपने सारे 12th के चैप्टर्स याद है बाबू। याद करो बाबू, सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, दूसरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स बच्चा, चौथा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, पांचवा मनी, छठा बैंकिंग, है ना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सातवां, याद है बच्चा, आठवां शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट बाबू, याद करो, नौवां बैलेंस ऑफ पेमेंट, दसवां बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज रेट बच्चा, ये सब याद है बाबू। अगर ये याद है ना तो इसको अब याद करने की, हाँ, गवर्नमेंट बजट, ये सब अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी जितने भी आपने चैप्टर्स के नाम लिए ना बाबू, दरअसल वो चैप्टर्स नहीं थे, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस का पार्ट था। मैक्रो इकोनॉमिक्स उन्हीं सारे चीजों की बात करता है, पूरे देश के बजट की बात करता है, हमारे सरकार के बजट की बात करता है ना, फॉरेन एक्सचेंज के रेट की बात करता है, एग्रीगेट डिमांड की बात करता है, एग्रीगेट सप्लाई की बात करता है, मनी की, बैंकिंग की, नेशनल इनकम की, इन सब चीज़ों की, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की, इन सब चीज़ों की वो बात करता है बाबू, याद रखना।
तो उसको छोड़ करके बाबू जो भी होगा वो सब तो माइक्रो का ना एग्जाम्पल होगा। सोचो, चाहे प्रोडक्ट प्राइसिंग हो, फैक्टर प्राइसिंग हो, इकोनॉमिक कंडीशन किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का हो, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री हो बच्चा, है ना, या फिर यहाँ पे फर्म का बिहेवियर हो, कंज्यूमर का बिहेवियर हो, ये सब तो बाबू अब उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सब तो माइक्रो है ना बच जाएगा। तो अब देखो बच्चा, जरा ध्यान देना मेरे शब्दों पे। आपके एग्जाम में ना अब यहाँ से क्वेश्चन फिर हिट किया जाएगा। कैसे हिट करेगा जानते हो? आपका एग्जामिनर पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विथ माइक्रो। ध्यान देना, नॉट कंसर्न्ड विथ माइक्रो। कौन माइक्रो से कंसर्न्ड नहीं है नहीं, नहीं कौन है ये बताइए। और नीचे अलग अलग ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन बीच में लिख देगा बाबू आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना, गवर्नमेंट बजट। तो आपको याद रखना होगा कि गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब मैक्रो का बात था, ये सब मैक्रो का कंसर्न था, माइक्रो का कंसर्न नहीं था। माइक्रो का इंडिविजुअल का बिहेवियर, फर्म का आपका बिहेवियर, है ना, कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोडक्ट का प्राइसिंग, फैक्टर का प्राइसिंग, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द पीपल का इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब बाबू माइक्रो का काम है। देखो ना, जाने अनजाने में हमने माइक्रो के भी एग्जाम्पल को हमने ध्यान दे लिया। ध्यान रहेगा बच्चा? बोलो बाबू, क्लियर हो? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, तो लिखना जरूर बाबू, लिखना और पढ़ना जरूर। याद रखना बाबू, एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो सीएस और सीएस आप दोनों के लिए आसान है ना बाबू। आसान इसलिए क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, एक तो ये बात हो गया, और दूसरा बाबू मुझे बड़ा पसंद है ये सब्जेक्ट, है ना। ये सब्जेक्ट मुझे बड़ा पसंद है। आपके 11th-12th के लेवल पे, 11th-12th के बाद अगर आगे की बात करते हो ना, तो अगले क्लास में मैं आपको देखो ना ये लॉ पढ़ा रहा हूँ। ये लॉ बड़ा पसंद है, दूसरा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट। ठीक है बाबू। इसके अलावा अगर सर क्या आपको सिर्फ थ्योरी पसंद आता है, प्रैक्टिकल नहीं? हाँ बाबू, टैक्स पसंद आता था, इनकम टैक्स, है ना। और आज भी मैं कुछ फाइनल के बच्चे को, जब आप सीएस फाइनल में पहुंचोगे तो आपको आईडीटी पढ़ना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आज भी फाइनल्स के बच्चों को डीटी, आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूँ। तो वो मुझे पसंद था, ये तीन मेरा सबसे पसंदीदा। और बाबू आज मैं काम भी टैक्स से ही रिलेटेड करता हूँ। अकाउंटिंग का काम मेरा नहीं, अकाउंटिंग का काम मेरे पार्टनर्स करते हैं। मुझे अकाउंटिंग बड़ा कम पसंद है ना। मुझे बहुत परेशानी होती थी अकाउंटिंग में। ठीक है, बना तो लेता था, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, मार्क्स भी अच्छे आते थे, लेकिन मज़ा नहीं आता था। मज़ा आना शुरू हुआ टैक्सेशन में। कमाई भी अंधाधुन है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चा, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालना बच्चा पार्टी, दूसरा नेचर। और दूसरा नेचर हो जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ना मैक्रो की बातों को करके फिर हम लोग लॉ के तरफ चलेंगे। अभी से लेके जानते हो बच्चा, रेगुलर हम लोग को पढ़ते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, आप लोग को होमवर्क करते रहना पड़ेगा मेरा दिया हुआ। तब जाके आप लोग उम्मीद करो कि नवंबर में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, है ना। बिल्कुल क्लियर करोगे बच्चा, ये मत सोचना कि हम लोग यहाँ पे कोई एक कर पाएगा, नहीं बाबू, आप सब कर पाओगे। ठीक है, फाउंडेशन के रिजल्ट बुरे नहीं है। फाउंडेशन के सीएस हो या सीए हो, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। बुरे क्या हैं? आईपीसीसी फाइनल्स के रिजल्ट बहुत बुरे हैं। ठीक है, तो बुरे हैं तो उससे हमें ध्यान बस ये रखना है कि बुरे उनके लिए हैं जिनके पास डेडिकेशन कम है ना, जो पागल कम है। हम तो बेचैन हैं, पागल ही नहीं, हम तो बेचैन हैं अपने इस डिग्री के लिए, है ना बाबू। मैंने आप लोगों को कई बार 12th में कहा, याद रखना कि जीत उनकी बिल्कुल नहीं होती है ना, जिनके सपने बड़े होते हैं। जीत उनकी होती है जो जिद पे अड़े होते हैं बाबू। जिद पे अड़ना पड़ता है, चाहिए तो चाहिए, है नहीं, कैसे ना का कोई बात ही नहीं है, हाँ तो हाँ। आ जाओ बच्चा, हेडिंग लगाना मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े आराम से। अभी अभी अनामिका हमको माइक्रो के बारे में बता रही थी, क्या जानवी या अरुण हमको या फिर हर्ष हमको मैक्रो के डेफिनेशन के बारे में कुछ बता सकता है? वेरी गुड हर्ष, विच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, एकदम सही कह रहा था। वेरी गुड अरुण, है ना, बिल्कुल अरुण को याद है, मेरे वाले ही लाइन याद है। वेरी गुड, वेयर प्राइस डिटर्मिनेशन इज डन ऑन जनरल बेसिस, है ना बाबू। यहाँ भी फैक्टर प्राइसिंग होगा, यहाँ भी प्रोडक्ट प्राइसिंग होगा, लेकिन यहाँ का फैक्टर प्राइसिंग, यहाँ का प्रोडक्ट प्राइसिंग इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा बच्चा पाठी, वो एज अ होल होगा, बिल्कुल ग्रॉस लेवल पे होगा बच्चा, है ना, पूरे एग्रीगेट लेवल पे होगा बच्चा। वेरी गुड, पूरे देश के लेवल पे होगा। हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, तो ये सारी कुछ हमारे 11th-12th की बातें हमें याद आ रही हैं। आ जाओ फटाफट से लिखते हैं, लिखते हैं बाबू। मैक्रो इकोनॉमिक्स has been
डिराइव्ड फ्रॉम, और याद रखना बाबू इस सब्जेक्ट में हमें मैक्सिमम मार्क्स लाना है, तोड़ देना है इस सब्जेक्ट को पकड़ के, ऐसा तोड़ना है कि उठ के पानी ना मांगे ये सब्जेक्ट हम लोग से, है ना। एक इसको तोड़ना है बाबू पकड़ के, और एक अकाउंट से उसको तोड़ना है पकड़ के, है ना। ये एग्रीगेट का झंझट ये दोनों सब्जेक्ट हमारा क्लियर करवाएगा, और साथ ही साथ हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लॉ को भी तोड़ पाओ। लेकिन लॉ थोड़ा आसान होगा मेरे सीएस वाले बच्चों के लिए, ये थोड़ा आसान सीएस वालों के लिए होगा, सीए वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेरे साथ बाबू मैं थ्योरी को कभी डिफिकल्ट नहीं माना हूं। मैक्रोइकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, बच्चा पट्टी मैं फिर से इस ग्रीक को ना इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहा हूँ, आप भी डाल लेना, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज, ध्यान देना। और बाबू जल्दी से जल्दी अब सब लोग आप लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा लो, रजिस्ट्रेशन भी करवा लो, क्योंकि याद रखना अगर इस साल दिसंबर में एग्जाम देना है तो जुलाई अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। एग्जाम के 90 डेज पहले आप रजिस्टर्ड होने चाहिए सीए इंस्टीट्यूट में। तो एग्जाम अगर नवंबर में है तो अगस्त विल बी योर 90 डेज बिफोर, क्योंकि उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो सितंबर 30 दिन गया, अक्टूबर 30 दिन गया, और नवंबर के बाबू वो आपके सेकेंड वीक में ले लेगा, है ना। तो फिर भी आपका अगस्त जो है थोड़ा लेट ही हो रहा है, जुलाई तक कोशिश करना रजिस्टर्ड हो जाने को, ठीक है, तो दे पाओगे, नहीं तो बाबू फंस जाओगे, याद रखना। तो सबसे पहला काम प्रायोरिटी लेवल पे वो रजिस्ट्रेशन का करा लो, क्योंकि वो कराओगे ना तब आपको इंस्टीट्यूट ये बुक भेजेगा। ये बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा बाबू, याद रखना, इसी बुक से पढ़ना, ये बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। हाँ, नेट पे मिल सकता है। हाँ बोलो बच्चा। हम्म। हम्म। तो कोई नहीं, आधार कार्ड ठीक करा लो। जैसे इसमें होना क्या चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है बाबू। क्या आपका 10th जब क्लियर हो रहा है आप 14 साल की हो, मोर देन 14 ईयर्स आप हो? अगर आप मोर देन 14 ईयर्स हो तो फिर आपको कहीं करेक्ट नहीं कराना है, आपको ना आधार में करेक्ट कराना है ना उसमें करेक्ट कराना है। आधार थोड़ा आसान है, कहीं भी घर के अगल बगल भी अगर कोई होगा ना कंप्यूटर वम्प्यूटर वाला, वो भी चेंज कर देता है, वो अपने पास वो थंब इम्प्रेशन वाला रखता है, उस पर लगाओ फटाक से चेंज कर देगा, ठीक है। सीबीएसई वाले में बड़ा मुश्किल है, सीबीएसई वाले में जानते हो चेंज कराने के लिए प्रोसेस क्या क्या है बाबू? अपना डेट ऑफ बर्थ, पहला सुन लो थोड़ा प्रोसेस। पहला काम आपको कराना होगा, सीबीएसई का जो आपका ऑफिस आपने देखा होगा, ये क्या कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो गली का, तुम लोगों को तो गली का भी नाम याद है। मैं तो वहाँ पे वो चार्टर्ड कॉमर्स जाता था तो मुझे पता चला था कि अच्छा इसी में सीबीएसई का ऑफिस है, ठीक है। तो वो वहाँ पे सीबीएसई के ऑफिस में जाके आपको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म में भरने के बाद आपको लोकल न्यूज़पेपर पे छपवाना होगा टेस्टिमोनियल, है ना। लोकल न्यूज़पेपर पे टेस्टिमोनियल डलवाना होगा कि मैं अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा रही हूँ, उसका कटिंग ले जा करके सीबीएसई के ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ेगा, वो फॉर्म के साथ, वो टेस्टिमोनियल के साथ और फी के साथ, तब जाके आपका डेट ऑफ बर्थ सीबीएसई में चेंज होगा। ये प्रोसेस है, तो अगर चाहती हो तो कर सकती हो। हाँ हाँ, वही तो कह रहे हैं अरुण, ये प्रोसेस हम गुजरे हैं ना बच्चा। मेरा 10th बोर्ड का मार्कशीटें भुला गया था, है ना, 10th बोर्ड का मेरा मार्कशीट खो चुका था, तो निकलवाने गए तो बाबू हमसे 9 डिबिया तेल निकलवा दिया वो नालायक सीबीएसई वाला, समझे। इतना दौड़ाया हमको, टेस्टिमोनियल छपवाने में मेरा हालत खराब हो गया। न्यूज़पेपर वालों का वो इतना पैसा मांगता है, इतना छोटा सा टेस्टिमोनियल आपका छपेगा न्यूज़पेपर में, है ना। और उसका प्रोसेस इतना, पैसा सब मैटर नहीं करता था, प्रोसेस इतना लंबा है बाबू, पूछो मत। फॉर्म भरो, फॉर्म उसको दो। आधार ज्यादा आसान है, इसलिए हम तुमको बोले जाने। मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। बच्चा हम इधर मैक्रोज को भी अंडरलाइन किए हैं, इन्वर्टेड में डाले हैं, लार्ज को भी अंडरलाइन कर रहे हैं, इन्वर्टेड में डाल रहे हैं। वेयर वी स्टडी अबाउट वेयर वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ होल वेयर वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ होल, पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बच्चा। बाबू याद रखना यहाँ का भी एग्जाम्पल मैटर करेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन तो आप सारे मेरे बच्चे 11 12 से ही खा पका गए हो, है ना, ये सब चाटे हुए हो आप लोग। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में फंसाने की कोशिश करेगा आपका एग्जामिनर, लेकिन हमको पता है कि आप लोग फंसोगे नहीं। क्योंकि देखो ना, पहला एग्जाम्पल नेशनल इनकम आप लोग बहुत अच्छे से बनाए हो मेरे साथ, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4, है ना। बाबू आप लोग पढ़े हुए हो, आप लोग जानते हो कि जनरल प्राइस लेवल की अगर बात की जाए तो जनरल प्राइस लेवल कभी भी वो माइक्रो का खेल नहीं है, वो मैक्रो का खेल है, जनरल प्राइस लेवल। ये देखो बच्चा,
बाबू जनरल प्राइस लेवल के साथ साथ नेशनल आउटपुट, ये देखो ना पूरे देश का आउटपुट, ये अगर आप बात करो तो आप सारे मेरे बच्चे जानते होंगे कि ये नेशनल आउटपुट कभी भी माइक्रो का कंसर्न नहीं, हमेशा मैक्रो का कंसर्न है। बच्चा देखो ना, नेशनल आउटपुट के बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, याद करो बच्चा पार्टी, बीओपी बीओटी पढ़े थे बोर्ड्स में, ट्वेल्थ में। बीओपी बीओटी, हाँ बच्चा देखो सब वही है। बाबू याद करो, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से पढ़े थे, बस यहाँ नाम बदला है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। बाबू याद करो, हम लोग इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से पढ़े थे, और हमको आज भी डेफिनेशन याद है, पता नहीं आप में से मेरे किसी बच्चे को याद है कि नहीं याद है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट एट विच वी एक्सचेंज आवर डोमेस्टिक करेंसी विद द फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल में मैंने दिया था $1 के बदले में 70 रुपया, है ना, 70 रुपया देते हैं तो $1 मिलता है, याद है। हाँ बच्चा, याद रखना पड़ेगा, याद रखना बाबू, इन सारे कोर्सेस में ना बड़ा, क्योंकि ये सारे जो आप अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, सबका एप्लीकेशन है आगे चल के। आप 9th 10th 11th भूल चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब से जितना पढ़ो ना वो अब भूलना नहीं है, अब वो याद रखना, क्योंकि बाबू ये सारी याद रखी हुई चीजें ना आगे चल के मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट होने वाली हैं, पैसों में सब कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना ज्ञान आपके दिमाग में स्टोर्ड रहेगा उतना ज्यादा आप मल्टीप्लाई करोगे इस ज्ञान को पैसों में, है ना, याद रखना पड़ेगा। क्योंकि मान लो आपके कंपनी के ऊपर कोई अचानक से विपदा आता है ना, कोई इंसान आपके कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने आता है और आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पते नहीं है कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, बाबू क्या कहोगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फाउंडेशन का बुक लेके आ रहे, जरा पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोलते हैं, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ते हैं तब बताएंगे कि क्या होना चाहिए। नहीं बच्चा, चलना चाहिए दिमाग में, है ना। वी आर चार्टर्स, वी आर कंपनी सेक्रेटरीज एंड वी ईट ऑन द बेसिस ऑफ आर नॉलेज। हम लोग अपने नॉलेज के बेसिस पे खाते हैं बच्चे, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो नॉलेज में कहीं कोई कोताही, कहीं कोई कमी नहीं, भरपूर होना चाहिए, भर भर के होना चाहिए। बच्चा पार्टी देखो ना, इसके अलावा ओवरऑल सेविंग, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, पहचान जाओगे ना इन सबको। ये देखो मैं अगला लिख रहा हूँ ओवरऑल सेविंग्स, बाबू मैं कॉमा दे के लिख रहा हूँ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल वर्ड यूज कर दिया है मैंने। एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये देखो एक और एग्जांपल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ईटीसी डाल रहा हूँ। बोलो बच्चा, पकड़ा जाएगा ना, ऐसा तो नहीं लगता है ना कि फंस जाओगे। तो बाबू अगर कुछ नया हमसे पूछो कि सर नया आज आप क्या सिखाएं हम लोग को 11th 12th के अलावा, तो बाबू 3 चीज़ें मैंने नई सिखाई हैं। पहला, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। दूसरा, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिर्फ वही सारे गिने चुने एग्जाम्पल नहीं, आज जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, है ना, उसके अलावा बाबू फॉर्म बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इकोनॉमिक कंडीशन, इंडस्ट्री का लोकेशन, ये सब 6 बातें, ये माइक्रो का एग्जाम्पल बाबू। उसको छोड़ के बाकी जितना बचता है, नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, नेशनल एक्सपेंडिचर, है ना, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल, ये जितनी भी आप सोच सकते, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब का सब बाबू क्या, मैक्रो है एग्जाम्पल, ध्यान रखना, पूछेगा एग्जाम में। बोलो बच्चा, क्लियर हो। 5 मिनट का ब्रेक ले लो बच्चा, मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद, और हम लोग अब बात कर रहे होंगे लॉ की, ठीक है। पानी वानी पी लो, फ्रेश फ्रेश हो जाओ, 5 मिनट 7 मिनट में हम लोग मिल रहे हैं लॉ के साथ। हाँ, तो आ जाओ बच्चे, आज हम लोग अपने लॉ के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक आ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका पहला हमारा हेडिंग है बाबू, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। जरा ध्यान देना, क्योंकि बाबू यहाँ से अब कहानी को समझनी होगी। समझना इसलिए होगा क्योंकि कुछ बच्चे हैं मेरे सब्जेक्टिव वाले, मैं मान के चलो मेरे सारे बच्चे यहाँ सब्जेक्टिव वाले हैं, क्योंकि जो बातें मैं यहाँ बताऊंगा वो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में भी आपको लिखना होगा बस। बाबू 2 बातें किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, पहली बात यहाँ का सेक्शन,
और दूसरी बात बाबू, आगे चल के केस लॉ से आपकी मुलाकात होगी। याद करो, आपने बिजनेस स्टडी में बड़े केस लॉ आपने देखे होंगे, है ना। तो सेक्शन और केस लॉ, ये दो चीजों से आपकी मुलाकात होगी बाबू। मैं कहता हूं कि अगर आपको आपके एग्जाम में सेक्शन अच्छे से याद हो तो हम कोड करेंगे एग्जाम में। अगर सेक्शन में थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो तो हम लिखेंगे कि रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। आई एम राइटिंग दिस आंसर ऑन द रेफरेंस ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम स्पेसिफिक सेक्शन मेंशन नहीं करेंगे until and unless we are not very confirm about the particular section। ध्यान रखना बच्चा, क्योंकि गलत सेक्शन अगर कोड करके आ जाओगे ना तो वो बुक पलटा जाएगा लॉ का, है ना, कानून का किताब पलटा जाएगा। मान लो बाबू की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2H में होना चाहिए, तुम 2E लिख के आ गए हो तो 2E में देखा जाएगा जा। 2E में तो भैया एग्रीमेंट की बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई बात ही नहीं है। आपके आंसर को पूरे तरीके से काट दिया जाएगा। याद रखना बाबू, सेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। नहीं लिखो चलेगा, मार्क्स माइनर डिडक्ट होगा, है ना, लेकिन गलत लिखो नहीं चलेगा बच्चा, पहली बात। दूसरी बात बाबू, केस लॉ आगे चल के आने वाले हैं। मेरे ऑब्जेक्टिव, मेरे सब्जेक्टिव सारे बच्चे, केस लॉ आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कम मिलेगा। ये जो 60 मार्क्स का आपके एग्जाम में जो लॉ है ना बच्चे, याद रखना, इस 60 मार्क्स के लॉ में, 60 मार्क्स के लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे सीधे आपसे पूछ दे डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, कम मिलेंगे। 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, बहुत हो गया 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा बच्चा पार्टी। 50 मार्क्स का क्वेश्चन केस लॉ पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो आगे चल के जब हम लोग केस लॉ की बातें करेंगे, ध्यान रखना होगा बाबू। मैंने अपने तौर पे, क्योंकि मुझे पसंद है ये सब्जेक्ट, थ्योरी मेरा वैसे भी फेवरेट रहा है, तो मैं अपने साइड से बोल रहा हूँ। मुझे याद हो जाता था सेक्शन, मैंने याद कर रखा है। तो अगर आपको याद हो जाए तो याद करना, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आपको बाउंड नहीं कर रहा हूँ। आज बच्चा देखो जरा कहता क्या है। बच्चा जानते हो ये क्या कहता है? ये कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहली बात इसमें आपको देखो ना, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको लिखना कैसे पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू, जैसा कि आपने अभी अभी जानवी बोल रही थी कि सर हम लोग लिख रखे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। बाबू ये देखो, 2H को लिखने का तरीका देखना, 2 बाहर, H जो है वो ब्रैकेट के अंदर, ऐसे लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, सेक्शन 2H कहता है बाबू, क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। जरा ध्यान देना बाबू, मैं लिख क्या रहा हूं, एग्रीमेंट, क्योंकि बाबू मैं नहीं लिखूंगा तो मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरी मजबूरी है। इन्फोर्सिबिलिटी, सॉरी इन्फोर्सिएबल, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। जरा ध्यान से समझो बाबू, बात क्या होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन खत्म हो गया। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? तो सेक्शन 2H इसको डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करते हुए कहता है कि वो सारे एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट को कानून के द्वारा, इन्फोर्सिएबल का मतलब होता है लागू करवाना, जिन सारे एग्रीमेंटों को हम लागू करवा ले, किससे? कानून से, वो सारे एग्रीमेंट लागू हो जाने के बाद बच्चा क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। सर कुछ खास नहीं समझ में आया, एग्रीमेंट कानून से लागू करवा लें, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, आप कहना क्या चाहते हो? सर जरा समझो ना बाबू, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो हुआ क्या, अभी अभी याद करो, तुम लोग कॉन्ट्रैक्टर थे, मैं कॉन्ट्रैक्टी था, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर है और जिससे कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टी है। एकदम बेसिक लेवल की बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के सारे नाम बदलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर प्रोमिसर में बदल जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टी प्रोमिसी में बदल जाएगा, नाम बदलेंगे बच्चे। तो अभी के लिए कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी। बच्चा आप सारे कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास आए, जानवी आया, अरुण आया, है ना, जानवी आई, अरुण था, हर्ष था और अनामिका थी, आप सारे बच्चे मेरे पास आए किस चीज का ऑफर लेके कि सर मैं आपको ऐसे ऐसे 100 पीस मारकर बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदना चाहते हो? है ना बच्चा, आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने क्या किया, आपके उस ऑफर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई कब दोगे? तो आप कहते हो कब चाहिए सर? मैंने कहा बाबू आज 17 तारीख है, 3 दिन के अंदर दे दो, है ना, क्योंकि मैथ स्टैट्स के भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं, लॉ अकाउंट्स के स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम लोग को तो ज़रूरत है ही, और साथ ही साथ बाहर मार्केट में मेरे कुछ कस्टमर हैं, उनको मैं बेच भी लूँगा, कुछ फ़ायदे भी कमा लूँगा। तुम कहते हो ठीक है सर, 100 पीस मारकर आपको 20 तारीख को मिल जाएगा। ज़रा ध्यान दो बाबू, ये जो बात आपने कही ना कि 20 तारीख को 100 पीस मारकर 20 रुपए के हिसाब से आपको मिल जाएगा आपके फैक्ट्री में, आपने जो बात कही बाबू, मैंने इसी बात को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर ना लिखवा लिया। टाइपराइटर वाले नहीं बैठते हैं, आपने कभी देखा होगा कलेक्टेरिएट वगैरह में, मैंने उससे वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, एग्रीमेंट पेपर पे मैंने वो सारी बातें आपकी लिखवा ली कि भैया कॉन्ट्रैक्टर लोग है, 3-4 लोग कॉन्ट्रैक्टर है, जानवी है, अनामिका है, हर्ष है और अरुण है, चारों लोग हमको 20 तारीख को ऐसा ऐसा 100 पीस मार्कर देने का वादा किया है, काला मार्कर, ब्लैक मार्कर, और हर मार्कर का प्राइस जो है वो 20 रुपए के हिसाब से होगा।
ठीक है बाबू, एग्रीमेंट हो गया हम लोग के बीच में तैयार। उस एग्रीमेंट के पेपर को, जो कागज होगा, क्योंकि बाबू वो एग्रीमेंट कुछ और नहीं होगा, वो एग्रीमेंट जो होगा बच्चा वो शीट ऑफ पेपर होगा, है ना। आप लोग को मैं बता दूं, वो एग्रीमेंट कुछ और नहीं होगा, वो ऐसा A4 साइज का शीट ऑफ पेपर होगा, उस पर लिखी हुई होंगी बातें। मैंने क्या किया कि उस एग्रीमेंट को हम दोनों के प्रेजेंस में, इस एग्रीमेंट को मैं लेके चला गया कोर्ट में। ठीक है, अब मैंने कहा कि सुनिए वकील महोदय, है ना, मैंने कहा कि सुनिए जरा वकील महोदय, ये मैं कॉन्ट्रैक्टी हूँ और उधर देखिए सामने 4 लोग खड़े हैं हट्टे कट्टे से, वो चारों के चारों मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्टर हैं, है ना। उन चारों बच्चों ने इस गरीब मास्टर को 20 रुपए पीस के हिसाब से मारकर बेचने का वादा किया है। ठीक है, और वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जरा आप पढ़ लीजिए। वो वकील पढ़ा, हाँ हाँ पढ़ लिया भाई, ठीक है ठीक है, 20 तारीख को ये चारों बच्चे आपको ऐसे ऐसे 100 पीस मार कर देंगे। ठीक है, मैं कहता हूं कि एक काम कीजिए कि इसको जरा कानून से लागू करवा दीजिए। कानून से लागू करवाने का मतलब क्या बाबू, इसमें लॉ को इन्वॉल्व कर दीजिए कि अगर वो नालायक 4 बच्चे अगर 20 तारीख को मुझे 100 पीस मारकर नहीं दिए, तो मुझे जो नुकसान होगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी का, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, उस नुकसान की भरपाई वो चारों करेंगे। अगर वो चारों लेके आ गए और मैं अगर लेने से इनकार कर दिया और मेरे बच्चों को अगर नुकसान हो जाएगा, तो उनके नुकसान की भरपाई ये मास्टर करेगा। जरा इसको कानून से मोहर मरवा दीजिए, लागू करवा दीजिए। वकील कहता है कि लाओ भाई कुछ पैसे लाओ। मैंने कहा ठीक है ले लो पैसे, 100 200 हमने दिए और बाबू हमारा मोहर लग के आ गया। मतलब क्या, हमने क्या करवा दिया, अपने एग्रीमेंट को जिसमें हमने वो सारी बातें लिखवाई थी, हमने क्या करवा दिया, हमने इन्फोर्सिबल। बाबू याद रखना, नया लॉ का वर्ड है इन्फोर्सिबल, का मतलब लागू कराना। हमने अपने एग्रीमेंट को लागू करा दिया बाबू, किससे, कानून से, है ना। तो जो एग्रीमेंट, अगर सिर्फ एग्रीमेंट होगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बच्चा। सिर्फ एग्रीमेंट होगा तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट को कानून से लागू होना चाहिए, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये बोलो बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट की कहानी ध्यान रहेगी। बोलो बच्चे, ध्यान रहेगी बातें। बाबू यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात एक और हो जाएगी क्या, कि एग्रीमेंट जो होते हैं जिसको आपने इन्फोर्सिबल करा दिया लॉ से, वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गए, लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं। जैसे आपका जन्म आपके घर में हुआ, सोचो तो क्या बचपन में आपके पिता ने ये एग्रीमेंट किया था आपसे कि मैं आगे चल के तुम लोगों को सीए सीएस ग्रेजुएशन इन सब तक की पढ़ाई करवाऊंगा, और एग्रीमेंट कर लेते हैं। सोचो तो, क्या तुम्हारे फादर ने, तुम्हारे मदर ने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया तुम लोगों से, नहीं बच्चा, है ना। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं। हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, क्या एग्रीमेंट होता है उन दोनों के बीच में कि आज हमारी शादी हो गई, आओ आज दोनों मिलकर एग्रीमेंट एक साइन करते हैं कि आज के बाद से जब तक हमारी अंतिम सांसें चलेंगी हम लोग साथ रहेंगे। क्या ऐसा एग्रीमेंट होता है, नहीं बच्चा। फिर भी वो लोग अपने वादों को निभाते, कहते हैं ना वो 7 फेरों के 7 वचन निभाऊंगी, नहीं या निभाऊंगा। तो बच्चे वो जो वचनों को जो हम लोग निभा रहे हैं, वो क्या वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं बच्चा, याद रखना वो सोशल एग्रीमेंट है ना। आप सोशल एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, और जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर के नहीं आ सकते हो। जैसे क्या कहना चाहते हो सर, बाबू मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई पिता अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने से मना कर दे, है ना, वो ये कह दे कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा जाओ, ठीक है, तो वो बच्चा जो है वो कोर्ट में ये आके नहीं कह सकता है कि देखिए कानून, देखिए जज साहब, देखिए लॉ, ये जो मेरा पिता है मुझे पढ़ाने से मना कर रहा है ना। और जबकि ये तो इसकी मतलब समझिए कि ये तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना मेरे और मेरे फादर के बीच में, ये तो हमारे फादर की ड्यूटी हो गई ना कि उन्हें पढ़ाना चाहिए मुझे। नहीं बच्चा, कोर्ट आपको भगा देगा ये कह के कि बाबू एक बात सुनो, ये सोशल एग्रीमेंट है ना, ये बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है। सोशल एग्रीमेंट कभी भी लॉ के तरफ से इन्फोर्सिएबल नहीं होते। ध्यान रहेगा बच्चा, ध्यान रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो। बोलो बच्चा पार्टी, सुन रहे हो ना तुम लोग। हाँ, समझते रहना बाबू, कॉन्सेंट्रेटेड रहना, क्योंकि इससे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, तुम लोग फेमिलियर थे, है ना। कई बार तुमने देखा, फेमिलियर हो तुम लोग। बच्चा ये जो सब्जेक्ट है ना तुम्हारा, ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया, तुम फेमिलियर नहीं हो इस सब्जेक्ट से, ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट जो है तुम्हारा वो बिल्कुल नया है बच्चे तुम्हारे लिए। तो इस सब्जेक्ट को ना तुमको बड़े ध्यान पूर्वक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब बात यहाँ से आती है बाबू, देखो ना एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीमेंट। आपके कॉपी में अगर आपने कहा है कि नोट्स कर लिया, तो अगला टॉपिक आपके कॉपी में होगा एग्रीमेंट। जरा ध्यान देना बाबू, मैं अगला हेडिंग लेके आ रहा हूँ और लिख रहा हूँ व्हाट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है भाई,
क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट भी एक वर्ड सुनने को मिला। सुने तो बहुत हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बहुत सुने हैं कि एग्रीमेंट हो गया है ना। बच्चा जानते हो कि इसको एग्रीमेंट कहते हैं? आप में से कोई एग्रीमेंट होता क्या है? बहुत बढ़िया, याद तो कर ली हो जानवी। आ जाओ बस आज समझ लेते हैं इस बात को। बच्चा समझना, देखो तुम्हारे मास्टर को याद है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट 2H में है, ठीक उसी तरह से एग्रीमेंट 2E में है। और बच्चा मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये याद हो जाए, आपका प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा होगा। याद करो, मैंने आपके 12th के क्लास में, 11th के क्लास में हर बार प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा बात मैंने कहा, बाबू वो प्रेजेंटेशन यही है। जैसे एग्रीमेंट पूछा ना हमसे हमारे एग्जामिनर, देखो मेरे लिखने का पैटर्न क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैं ऐसे लिखना शुरू करूंगा कि सेक्शन 2E के तहत, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत एग्रीमेंट क्या है। तो एग्रीमेंट है भैया एवरी प्रॉमिस, जरा ध्यान देना बाबू, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग, बड़ा मजेदार सा सब्जेक्ट है बच्चा ये लॉ। Promise forming consideration for each other, forming consideration forming consideration for each other is known as agreement। ठीक है, is known as एग्रीमेंट। जरा ध्यान दो बाबू, ये मैं कहना क्या चाहता हूँ इतने सारे लंबे चौड़े भारी भड़कम से लाइन में। आपने याद तो कर लिया कि सर एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एन एग्रीमेंट। समझो बच्चा, आपने शायद गौर नहीं किया, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर थे, अभी अभी आपका मास्टर कॉन्ट्रैक्टी था, है ना। आप लोग मेरे पास एक ऑफर लेकर के आए थे, है ना। आप लोग मेरे पास एक ऑफर लेकर के आए थे। ऑफर किस चीज का था? ऐसे ऐसे 100 मार्कर खरीदने का। ठीक है बाबू, जैसे ही आपने वो ऑफर मेरे सामने रखा, मैंने आपके उस ऑफर को क्या किया, मैंने स्वीकार कर लिया, है ना। मैंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है बच्चे, तुम मुझे ला के दो 20 तारीख को ऐसे मार्कर 100, हर मार्कर के बदले तुम्हें 20 रुपए दूंगा। मैंने प्रॉमिस किया तुमसे, तुमने भी तो मुझसे प्रॉमिस किया कि ठीक है मट साहब, याद रखिएगा 20 तारीख को आ रहे हैं, ट्रक भर के लेके आएंगे, है ना। 100 मार्कर पूरे ट्रक में भर के लेके आएंगे मट साहब, और याद रखिएगा सारे मार्कर के बदले 20-20 रुपए लेके आपसे जाएंगे। आपने भी मुझसे प्रॉमिस किया कि लेके आएंगे मार्कर, 20 रुपए लेके जाएंगे। मैंने भी आपसे प्रॉमिस किया कि ठीक है मार्कर लेके आओगे तो हम भी तुमसे खरीद लेंगे। जरा ध्यान दो, एवरी प्रॉमिस तुम्हारे तरफ से पहला प्रॉमिस आया, एवरी प्रॉमिस, है ना। एवरी प्रॉमिस बाबू, तुम्हारे तरफ से पहला प्रॉमिस आया कि मास्टर साहब आपको 100 मार्कर देंगे। मेरे तरफ से भी प्रॉमिस आया कि ठीक है हम तुमसे 100 मार्कर खरीदेंगे। तुमने 100 मार्कर बेचने का वादा किया, मैंने 100 मार्कर खरीदने का वादा किया। बाबू एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, है ना। हमारा तुम्हारा दोनों का प्रॉमिस मिलके क्या बन गया? सेट ऑफ प्रॉमिस मिल गया, नहीं वचनों का समूह बन गया बच्चे, सेट ऑफ प्रॉमिस बन गया। क्या लेके आया एक दूसरे के लिए? कंसिडरेशन। बच्चा पार्टी, कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में मिला जाने वाला कुछ, प्रतिफल को कहते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, जैसे मेरे प्रॉमिस के बदले में तुम्हें क्या मिलेगा बाबू? तुम्हें मिलेगा हर मार्कर के बदले में 20-20 रुपया। मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मार्कर। इसी को कहते हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। बाबू जरा ध्यान देना, ये फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर क्या है? क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इस बात को आज ही से याद कर लो, ये बात मैंने पिछले क्लास में नहीं बताई थी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के अधूरा है बाबू, याद रखना। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम चलता है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। अगर भैया कंसिडरेशन नहीं है, प्रतिफल नहीं है, बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं हो सकता है ना। तो ध्यान रखना बाबू, लेकिन यहाँ पे हम लोग बदले में एक दूसरे को दे रहे हैं। हम तुमको हर मार्कर के बदले 20-20 रुपए दे रहे हैं, और तुम सारे मेरे कॉन्ट्रैक्टर जो हो, तुम लोग इस कॉन्ट्रैक्टी को 100 मार्कर दे रहे हो, नहीं बच्चा। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, सारा प्रॉमिस मिलके क्या बन गया? सेट ऑफ प्रॉमिस, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन लेकर के आया, क्या कहलाया? एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E। ध्यान रहेगा बच्चा, एग्रीमेंट। बोलो बच्चा, क्लियर हो? लेकिन याद रखना बच्चा पार्टी की ये एग्रीमेंट भी अकेला नहीं है। ये एग्रीमेंट की शुरुआत डायरेक्ट एग्रीमेंट से नहीं हुई थी बाबू। इस एग्रीमेंट की शुरुआत देखो ना, यहाँ पे एक और भारी भरकम सा वर्ड लिख दिया, प्रॉमिस, है ना। वैसे तो हम लोग आए दिन प्रोमिसेस कर लेते हैं, नहीं बाबू, वैसे तो हम लोग आए दिन प्रोमिसेस कर लेते हैं। दोस्त से फोन पे बात करते हैं और कहते हैं भाई जरूरत पड़ गई है ना, जल्दी से 1000 रुपए दे दो,
दोस्त कहता है अच्छा ठीक है, प्रॉमिस पक्का ना, दे दोगे ना? तो हाँ दे दूंगा, प्रॉमिस ऐसे करवा लेते हैं। लेकिन बच्चा देखो ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारा लॉ जो है, हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो प्रॉमिस को ऐसे हवा हवा में नहीं मानता है। वो प्रॉमिस के बारे में क्या कहता है? तो अगला डेफिनेशन, व्हाट इज प्रॉमिस, ये सब यहीं से आ रहा है बाबू, ये सब यहीं से निकल के आ रहा है। तो अगला डेफिनेशन, व्हाट इज प्रॉमिस। और देखो ना बच्चा, मैंने इस प्रॉमिस के सेक्शन को याद करने का बड़ा बढ़िया सा नायाब सा तरीका निकाला था, और आज भी मुझे ये तरीका याद है, आपको मैं आज बता रहा हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कि आई प्रॉमिस टू बी विथ यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रॉमिस टू बी। बाबू याद रखना, ये प्रॉमिस जो है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ध्यान रखना बच्चा, क्या है ये प्रॉमिस भैया? तो याद रखना बाबू कि जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाए वो प्रॉमिस बन जाता है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, व्हेन द पर्सन टू whom, देखो बच्चे मैंने रट रखा है ना, इतनी बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा है कि याद है आपको, वो भी पढ़ते पढ़ाते याद हो जाना है ना। व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made, when the person to whom proposal is made, when the person to whom proposal is made signifies his assent, signifies his assent, बाबू assent का मतलब होता है हामी भरना, signifies his assent becomes promise, becomes promise। जरा ध्यान देना बच्चा, क्योंकि प्रॉमिस में, एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, तीनों में एक लिंक है, लिंक को पकड़ना पड़ेगा। तो समझो आज का क्लास सक्सेसफुल रहा। ठीक है बाबू, जरा सबसे पहली बात कि ये जो प्रॉमिस की बातें हो रही हैं, ये प्रॉमिस की बात कौन से सेक्शन में होगी, याद कैसे रहेगा? तो आई प्रॉमिस टू बी विथ यू, मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे साथ रहूंगा, टू बी विथ यू, टू बी है ना, तो प्रॉमिस टू बी में लिखा गया। क्या लिखा गया भैया? कि जब कोई एक बंदा है ना किसी दूसरे बंदे के सामने या बंदी के सामने कोई प्रपोजल रखता है, कोई ऑफर रखता है, और अगर वो बंदा वो या वो बंदी अगर उसके उस प्रपोजल को, ऑफर को मान जाता है, मान जाती है, तो कहा जाता है कि व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस। और जब वही प्रॉमिस और वही प्रॉमिसेस का समूह एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन ले आए तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। बच्चा जब वही एग्रीमेंट लॉ के द्वारा लागू करवा दिया जाए तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस टू बी, एग्रीमेंट टू ई, कॉन्ट्रैक्ट टू एच। जरा ध्यान दो, एक एग्जांपल प्रॉमिस के लिए बड़े बढ़िया से समझना बाबू। जैसे मान लो क्या हुआ, तुम्हारे उम्र में खास करके ये सब होता है नहीं, इन्फैचुएशन जैसी चीजें, नहीं देख के पसंद आ जाना किसी को, लड़कों को लड़कियां, नहीं तुम में से बहुत सारे बच्चों के हो सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन भी हो सकता होगा, नहीं एक नालायक हर्ष है उसका तो पक्का ही है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे हुआ क्या कि एक लड़का जो है वो एक लड़की को जाके कहता है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, है ना, वो कहता है उसको कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जरा ध्यान दो बच्चे, उस लड़के ने उस लड़की को क्या दिया? प्रपोजल। जैसे कहते नहीं हो कि प्रपोज कर दिया, है ना, हमारे लोकल बोलचाल की भाषा में बड़ा फेमस है, प्रपोज कर दिया। नहीं अरे देखो ना रे, आज वो उसको प्रपोज कर रहा है, देखो ना उसको प्रपोज कर दिया। नहीं बाबू जरा ध्यान दो, तुमने उसको प्रपोज किया, इसका मतलब क्या? तुमने उसको ऑफर दिया। अगर तुम्हारे उस प्रपोजल को, जिसको तुमने किया है प्रपोज, अगर वो लड़की स्वीकार कर लेती है, या अगर कभी लड़की ने किसी लड़के को कर दिया, अगर वो लड़का स्वीकार कर लेता है, वैसा ऐसा थोड़ा कम होता है, नहीं अगर किसी लड़के ने कर दिया, अगर वो स्वीकार कर लेती है, तो याद रखना बाबू, व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल को, ऑफर को जब स्वीकार कर लिया जाए तो एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। जब इसी प्रॉमिस और ऐसे ही ढेर सारे प्रॉमिस के समूह को जब एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन लेकर के आए, है ना, प्रतिफल बदले में कुछ लेकर के आए, क्या बन जाता है? एग्रीमेंट, टू ई। और बाबू जब यही एग्रीमेंट कानून के द्वारा लागू हो जाए, उसको लागू करवा दिया जाए, इन्फोर्सिएबल करा दिया जाए, तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H। बोलो बच्चे, क्लियर हो? क्लियर हो? बताओ। हाँ, तो आओ ना जरा प्रॉमिस के बारे में, हाँ वेरी गुड, आओ ना बच्चे, ये तीन बातें ही आज मैं बताऊंगा, आज मैं लॉ में इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इस तीन बातों को अभी मैंने खत्म नहीं किया, छोटी मोटी बातें यहाँ पे बची हैं।
आपने शायद नोट्स में लिखा भी होगा। जरा उन सारी बातों को एक बार समझ भी लो ना बाबू। देखो ना आपने क्या क्या लिखा होगा। इसके अलावा आपने ना प्रॉमिस के नीचे एक चीज और लिखा होगा, जिसको मैं अभी ऊपर लिख रहा हूँ। आपने ऐसा लिखा होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल। जैसे बच्चे जैसे कंसिडरेशन का मतलब, जैसे याद करो जब आप चार्टर्ड कॉमर्स में पढ़ने आए थे तो आपको सीसी वालों ने क्या कहा था, तुम मुझे फी दो मैं तुम्हें पढ़ाई दूंगा। सोचो, तुम मुझे फी दो मैं तुम्हें पढ़ाई दूंगा। बच्चे तुमने अगर उन्हें फी नहीं दिया होता तो क्या तुम्हें वो 11 12 पढ़ाते? बताओ अरुण। नहीं पढ़ाते बाबू। तुम्हारे तरफ से कंसिडरेशन फी, उनके तरफ से कंसिडरेशन पढ़ाई। समझ में आया कंसिडरेशन? तो कंसिडरेशन का हिंदी में मतलब समझ लो प्रतिफल। एक दूसरे को दिया गया या एक दूसरे के लिए किया गया काम, और उस काम के बदले में पाया गया इनाम। तो जो इनाम होता है बच्चे, जो राशि होती है, जो अमाउंट होता है, उसी को कंसिडरेशन कहते हैं। हिंदी में प्रतिफल कहते हैं। जैसे याद करो अभी मेरे एग्जाम्पल में तुम लोग मेरे लिए 100 मार्कर लेके आए बच्चा। मुझे क्या मिला कंसिडरेशन के बदले? मुझे मार्कर मिला। तुम्हें क्या मिला कंसिडरेशन? तुम्हें हर मार्कर के बदले 20 20 रुपया मिला, है ना बच्चा? यही है कंसिडरेशन। तो किसी भी काम के बदले में प्राप्त की गई राशि, है ना, प्राप्त किया गया फल, उसको कंसिडरेशन कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। प्रति क्यों कहते हैं? प्रति का मतलब होता है दोनों को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को भी कॉन्ट्रैक्टी को भी, इसलिए प्रति यूज किया जाता है ना। प्रति व्यक्ति को मिलता है। जो जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है सबको कुछ ना कुछ फल मिलेगा। किसी को सामान मिलेगा तो किसी को पैसा मिलेगा, है ना। ये कहता है बच्चा, किसी को पढ़ाई मिलेगा तो किसी को पैसा मिलेगा। नहीं, इसको कहते हैं कंसिडरेशन अरुण। तो जरा ध्यान दो बाबू, एक बार प्रॉमिस की तरफ देखो। तुमने क्या प्रॉमिस में लिखा है ना बाबू, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। लिखा है ना तुमने ऐसा, कि ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाए तो प्रॉमिस बनता है। बाबू याद रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम का बड़ा ही धुएंधार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके एग्जाम का बड़ा ही धुएंधार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखना पड़ेगा। सर हम सीए वाले हैं, क्या हमारे एग्जाम में खाली सब्जेक्टिव ही पूछेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा? नहीं बाबू, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में भी पूछेगा, तैयार रहना। सर हम सीएस वाले हैं, क्या सारा ऑब्जेक्टिव है पूछेगा हमारे एग्जाम में लॉ में? हाँ बाबू, आपके एग्जाम में सारा ऑब्जेक्टिव है पूछेगा। सर हम सीएस वाले हैं, हमारे एग्जाम में इस लॉ के साथ मैनेजमेंट भी जुड़ा हुआ, क्या सर मैनेजमेंट का भी सारा सवाल ऑब्जेक्टिव है रहेगा? हाँ बाबू, सारा सवाल ऑब्जेक्टिव रहेगा। सर क्या एक भी सवाल सब्जेक्टिव? नहीं बाबू, सीएस वाले एक भी सवाल सब्जेक्टिव नहीं। सीए, हाँ बाबू, आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल सब्जेक्टिव होंगे, मैक्सिमम सवाल सब्जेक्टिव होंगे लॉ में। मैक्सिमम में से थोड़े बहुत सवाल जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी दोनों की होनी होगी। हाँ बच्चा, फाउंडेशन, ये बात फाउंडेशन ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को। एग्जीक्यूटिव या आईपीसीसी कहाँ पढ़ा रहा है नालायक को, है ना। हाँ सर, एग्जीक्यूटिव में और आईपीसीसी में बाबू अब कहानी ऑब्जेक्टिव की खत्म, सब कहानी अब शुरू हो जाएगी सब्जेक्टिव की। सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर से आगे कभी दर्शन देगा? हाँ बच्चा, मेरे सीएस वाले एग्जीक्यूटिव में एक बार फिर ये दर्शन देगा, मेरे सीए वाले आईपीसीसी में फिर ये दर्शन देगा, थोड़ा और बड़ा होकर के। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या सर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दर्शन देगा? नहीं बच्चा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आप पढ़ोगे सीएस वाले फिर से दर्शन देगा। सीए वाले आपको भी देगा, सीएस वाले आपको भी देगा। सर क्या कंपनीज एक्ट आएगा? हाँ बच्चे, कंपनीज एक्ट भी आएगा। सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा? नहीं बाबू। सर पार्टनरशिप एक्ट? नहीं बाबू। सर एलएलपी? नहीं बच्चा, ये सब अब नहीं आएगा। क्या क्या आएगा सर? बाबू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, है ना बच्चा, कंपनीज एक्ट आएगा, ये दो एक्ट और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये तीन एक्ट जो आप यहाँ पढ़ रहे हो फिर कैरी फॉरवर्ड होके फिर आएगा बाबू, तैयार रहना, है ना। तो ये सारी कुछ बातें, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, ध्यान रहेगा बाबू। आओ ना जरा एग्रीमेंट का ऐसे ही शॉर्ट में बनाओ तो। एग्रीमेंट के बारे में क्या कहोगे? सोचो तो, अगर यहाँ पे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो प्रॉमिस बन गया, तो एग्रीमेंट को क्या कहोगे? बताओ एग्रीमेंट को क्या कहोगे शॉर्ट में? क्या प्लस का? हाँ बच्चा, है ना। तो सारे प्रोमिसेस जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो सिर्फ प्रॉमिस ही लोग शॉर्ट में लिख देता है, लेकिन यहाँ पे दरअसल लिखना चाहिए था कि प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ये लिखना चाहिए था रियल में। ठीक है, लेकिन लोग शॉर्ट में यहाँ पे समझने के लिए, कितने टीचरों को मैंने देखा है शॉर्ट में समझाने के लिए बाबू वो सिर्फ प्रॉमिस और प्लस कंसिडरेशन लिख देते हैं। जबकि खाली प्रॉमिस से थोड़ी काम चलेगा। हम प्रॉमिस कर देंगे कि तुमको हम 20 रुपया देंगे, तुम बाबू अपना मार्कर लेबे नहीं करो, क्या हम देंगे 20 रुपया? सोचो, क्या हम देंगे कभी 20 रुपया? नहीं देंगे।
तो इसलिए बाबू प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस होना चाहिए। तुम्हारे तरफ का भी प्रॉमिस कि तुम मार्कर लेके आओगे 20 तारीख को, मेरे तरफ का भी प्रॉमिस, जो मिलके सेट ऑफ प्रॉमिस बन गया। तब दोनों को कंसिडरेशन मिलेगा। तुमको मिलेगा कंसिडरेशन में हर मार्कर के बदले 20-20 रुपया, और मुझे मिलेगा 100 गो मार्कर, है ना। या फिर जब सीसी में तुम लोग पढ़ रहे थे तो तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें पढ़ाई दूंगा, याद करो, है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बच्चा क्या था ये नारा, किसका था ये नारा, याद है? एवरी प्रॉमिस और यहीं पे लिख रहा हूं बाबू, एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस प्लस कंसिडरेशन, प्लस कंसिडरेशन। बाबू इक्वल्स टू क्या लिख दूं, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन मिल जाए तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू में क्या लिखूं? कोई नहीं बता पाएगा? वेरी गुड बच्चा। सेक्शन, सेक्शन जानवी, हाँ वेरी गुड। अनामिका है, अनामिका प्रॉमिस का सेक्शन नहीं सुन रही है, चलो तो दे। हाँ प्रॉमिस टू बी, है ना। अनामिका है ना क्लास में, बोल नहीं रही है। चलो ठीक है, मेरे भी आवाज को नालायक म्यूट कर दी है क्या, तो सुनेगी क्या? चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखना बाबू, है ना। अब यही इसी दो पैटर्न के बेसिस पे हो ना जरा बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट का भी इसी तरह से वो मैथमेटिकल टाइप का, फॉर्मूले टाइप का कुछ बनाते हैं और इसको बक्से के अंदर घेर देना। याद रखना बाबू, ये सब रहस्यमयी बक्से, इसके अंदर रहस्य की बातें हैं। आ जाओ बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते हैं। बाबू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहोगे? वेरी गुड। इसको सिर्फ इन्फोर्सिबल बाय लॉ अब नहीं लिखो, अब लिखो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, है ना। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H। लिखना बच्चा, मैं ऊपर कॉन्ट्रैक्ट मिटा रहा हूं, लिखना बाबू, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर एग्रीमेंट को तुम लॉ के द्वारा लागू करवा दो तो याद रखना बाबू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो याद रखना बाबू वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बाबू अगर आपने ये सारी बातें पढ़ी हैं तो मेरा एक सवाल है, पहले ये सब लिख तो चुके ही होगे, लिख तो अभी कुछ नहीं रहे होगे ना तुम लोग, ये सब तो तुम लोग लिख चुके हो, है ना बच्चा। कोई लिख रहा है क्या? बोलो, कोई लिख रहे हो? नहीं ना। अरुण तुम लिख रहे हो? हाँ ठीक है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ बाबू, अगर तुम ये लोग को लगता है कि तुम लोग ये सारी बातें समझ चुके हो, बड़ा सोचना जरा। मेरा क्वेश्चन बड़ा गहराई में छुपा हुआ है, इसी 3 टॉपिक से क्वेश्चन, और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन मेरा ये है कि विच टर्म इज ब्रॉडर, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? ध्यान से सुनना, विच टर्म इज ब्रॉडर, बड़ा कौन है, एग्रीमेंट बड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? और लोग सोचो। ठीक है, ये जानवी तुमने कहा, और सोचो। क्यों बाबू? जैसे जानवी कह रही थी कि सर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, इसको तुम क्यों कह रहे हो बड़ा है? एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अरुण पहले तैयारी किए हो? नहीं किए हो, चलो बहुत बढ़िया। अनामिक, कॉन्ट्रैक्ट में सब आता है, अच्छा ठीक है। अनामिका सुन रही है? वो नहीं सुन रही है ना। जरा ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, जानवी गड़बड़ कर दी हो। ये हमेशा एग्रीमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट छोटा कॉन्सेप्ट हो जाता है बाबू एग्रीमेंट के सामने। जरा समझो कैसे बाबू, एक बात को समझो कि एग्रीमेंट होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकता है ना। कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट शामिल होगा बाबू। एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट शामिल हो जरूरी होगा, सोचो तो। मान लो बच्चा मेरे तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, हम लोग एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर लिए। जैसे तुम्हें मैं रियल बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बताता हूँ, जो रियल घटनाएं अभी घटती हैं बाबू, जो इवेंट, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो क्या होते हैं। मान लो बाबू मैं एक बिजनेसमैन, तुम एक बिजनेसमैन, हम दोनों मिलके जानते हो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे,
है ना, एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे। हो सकता है हम लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है बाबू वो जो एग्रीमेंट हमारे तुम्हारे में बीच में साइन हुआ है, उस एग्रीमेंट को हम लोग कानून के पास ले जा करके इन्फोर्सिबल ना करें, हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सर ट्रस्ट है। सर सालों साल से आप हमको गुड्स दे रहे हैं, सालों साल से आप हमसे गुड्स खरीद रहे हैं सर, आप हो सकता है आप इन्फोर्सिबल बाय लॉ ना कराएं, है ना बाबू। अच्छा चलो, कराए ना कराए वो अलग बात है, लेकिन याद रखना बच्चा, जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं बच्चा, एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है ना। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है बाबू। एग्रीमेंट होगा तब उस एग्रीमेंट को तुम इन्फोर्स करा दो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बदल जाएगा। नहीं कराओ तुम तो एग्रीमेंटे रह जाएगा, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। it means agreement is the broader concept in comparison to the contract, section 2h। 2e is broader, 2h is smaller, है ना। ध्यान रखना बाबू, आपके एग्जाम पे एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, पूछा गया था, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज जानवी की तरह, सबने कह दिया अरे कैसे भाई, कैसे कैसे कह रहे हो कि एग्रीमेंट बड़ा है? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होना चाहिए, है ना। चलो अच्छा, वो चूहा है अरुण। चलो ठीक है ना। तो सब लोग को ऐसे अटेंटिव रहना होगा। देखो अनामिका से बात करना और उसको भी कहना अटेंटिव रहना है ना। और वो लोग कहाँ चले गए? जानवी, मुनज्जा बोली थी तुम, वो उसका क्या हुआ? अच्छा ठीक है ठीक है, तो उसको बोलना वैसे आज के क्लासेस रिकॉर्ड हो गए हैं दोनों, उसको बोलना जल्दी से जल्दी ज्वाइन करे, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता हो तो, ताकि अब हम लोग ना एक पेस पे अब इसको बढ़ाएं, क्योंकि सही समय आ चुका है बाबू। मई का महीना आधा बीत चुका है आपके पास, अगर ध्यान से देखो तो मई छोड़ देते हैं अगर, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने बाबू, यही 5 महीने आपके पास है, क्योंकि नवंबर यू विल बी फाइटिंग फॉर योर एग्जाम। इसी 5 महीने में हमें अब तैयारी अपनी पूरी मुकम्मल करनी होगी। बच्चा एक बात और पूछना चाहते हैं आप लोगों से, जैसा कि आप लोग लास्ट क्लास में अकाउंट्स पढ़े थे, हमको लगता है सैटरडे को, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया था कि हाँ सर अच्छा था। आज फेस टू फेस लाइव बताओ, बोल के बताओ, ठीक था अकाउंट्स? अच्छा पढ़ा है सर? ठीक था। अरुण क्या कहोगे? हाँ इंट्रोडक्शन ही था अभी। ठीक है, तो थोड़ा और टाइम हम लोग देते हैं अकाउंट्स को, है ना, देखते हैं कि और वो कैसा पढ़ाते हैं। वैसे पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया बाबू, वो हम लोग तो बिहार में ही फंसे हुए यहीं पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का तो खैर लेवल अलग है। वो मुंबई में पढ़ाते थे, है ना, वो मुंबई में पढ़ाते थे, उनकी माँ पापा वो धनबाद के हैं, वो मेरे मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साथ में दोनों सीए बने हैं, है ना। वो मुझसे 1 साल बाद बने हैं, मैं उनसे 1 साल पहले वाला हूँ। तो हम लोग दोनों लोग साथ में पढ़ाई किए हैं बाबू, हमारी सारी पढ़ाई आईपीसीसी से, ठीक है, सीपीटी के बाद आईपीसीसी से हम लोग साथ में ही पढ़ाई हुई है। तो मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स में से हम लोग एक हैं। दिल्ली में मुझे याद है कि जब भी कभी भी शिवम को रूम चेंज करना रहता था, अभिजीत कहाँ हो भाई, आओ फिर आज रूम चेंज कर रहे हैं। मैं जहाँ गया, जिस रूम में रहा, वहीं से खाली कर दिया, है ना। और वो नालायक समझो कि जितने साल भी वो वहाँ रहा, नहीं नहीं तो हर महीने एक रूम चेंज रहता था, हर जगह उसकी लड़ाई उस मकान मालिक से, या फिर उसके जो रूम पार्टनर होते थे उन रूम पार्टनरों में आपस में लड़ाई हो गया। शिवम बेचारा बाहर से आया, पता चला सब लड़ उड़ लिया है, रूम छोड़ा छोड़ी का बात हो गया। फिर फोन किया, भाई फिर आओ, फिर रूम उसको खाली करवाते थे, है ना, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही दो ही रूम, मेरे रूम में दो ही लोग को रहने का दिया था, अलाउ किया था, और मेरे साथ एक और मेरा दोस्त रहता था कोई और, तो इसको हम नहीं रख पाए थे। तो अच्छा पढ़ा था बच्चा, है ना, थोड़ा और टाइम दो। अच्छा एक बात और बच्चा पार्टी, मैथ स्टार्ट से स्टार्ट करा दें, मैथ स्टार्ट से स्टार्ट करा दें, क्योंकि वो भी जो स्टार्ट करा रहे होंगे हम बच्चे, याद रखना वो भी टीटीएस में ही होगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में। तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में आपके क्लास का टाइम कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक हो जाएगा मैथ स्टार्ट, ठीक है। और 3:30 के बाद आधा घंटा का ब्रेक रहेगा, 4 बजे से लेकर के 5 साढ़े 5 तक हो जाएगा आपका अकाउंट्स टीटीएस में। और एमडब्ल्यूएफ में 2 से 4 में इको और लॉ, और सुबह तो इंग्लिश जो चल रहा है वो चले गए हैं। तो अब बताओ क्या? हाँ बुक तो नहीं है, लेकिन ये बुक बाबू हमारे अवेलेबल है CACS इंस्टीट्यूट के साइट पे। आपको लिखना होगा स्टडी मटेरियल फॉर CS, वो सारा अवेलेबल है। तो अगर मान लो नहीं अभी आता, आपको लगता है कि अभी लेट है मेरे रजिस्ट्रेशन में, तो तब तक आप फोटो कॉपी या अपने मोबाइल फ़ोन में ही PDF
ये सबसे आप कर सकते हो, लेकिन अब पहला प्रायोरिटी प्राइमा फेसी है ना, सबसे पहले जो ज़रूरत है बाबू वो है रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम लोग बच्चों को सिंसियर मानते हैं। उससे पहले हम लोग मानते हैं कि यार ऐसे ही खेल कर रहा है ना, देख रहा है कि कैसा होता है सीएस, कैसा होता है सीएस। तो अब सबसे पहले प्राइमा फेसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, रजिस्ट्रेशन करा लो। और इस रजिस्ट्रेशन के साथ बच्चे, लगता है तुम लोग को जब से कि तैयार हो गए हैं सर, अब हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथे सब्जेक्ट को झेलने के लिए, तो बता दो चौथा सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करवा देंगे। और कोई दिक्कत है आज के क्लास में तो बोलो। लॉ कैसा लगा बच्चा ये बताओ। अच्छा है ना, हाँ बिल्कुल सच में अच्छा बाबू, मज़ेदार टॉपिक है और आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और मज़ेदार होगा ये। हाँ हाँ हाँ, ये सच में फेवरेट है। मतलब 11 12 की अगर बात करें तो इको था, और 11 12 के बाद जब आगे बढ़े तो ये लॉ मेरा फेवरेट हमेशा, क्योंकि ये लॉ अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा बाबू। ये लॉ अब आपके साथ CS फाउंडेशन, CA फाउंडेशन, IPCC एग्जीक्यूटिव और CA CS फाइनल हर बार ये आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए उम्मीद करते हैं बच्चे बातें समझ में आई होंगी। जल्दी से अब रजिस्ट्रेशन का काम कर लो, और साथ ही साथ और कोई बच्चे अगर आपके फ्रेंड्स जो बच गए हों जो ज्वाइन करना चाहते हो उनको ज्वाइन करवा दो, पहला इंट्रो क्लास निकला है ना, ताकि आने वाले क्लासेस है। हाँ बोलो जानवी। हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं, है ना बाबू, देखो पढ़ाई लिखाई के लिए ना किसी को तुम फोर्स नहीं कर सकते हो, पूछ सकते हो, कह सकते हो, है ना। ये बाकी उनके विल पे, विश पे डिपेंड करता है, दैट वेदर दे आर विलिंग टू परस्यू द कोर्स और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कोई यहाँ पे फोर्स नहीं करेंगे। आप 3 ही रहोगे तो 3 के साथ ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग फिर से अपने नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, कल आपका अकाउंट्स का भी क्लास है, याद रखना, शाम के 4 बजे से। ठीक है, तैयार हो जाओ जल्दी से, मैथ स्टार्ट से स्टार्ट करवा दूंगा। अगर मान लो बाबू इस सप्ताह में नहीं तो नेक्स्ट वीक में मुझे स्टार्ट करवाना होगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा लेट करूंगा तो सिलेबस नहीं ख़त्म करवा पाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दूँ। ओके बच्चा पार्टी। हाँ, तो पढ़ के आइए इन सारे चीज़ों को। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, चलो।